हेलो स्टूडेंट, विजन आईएएस की मंथली मैगजीन की महा मैराथन में आपका स्वागत है, जिसमें हम पढ़ेंगे नवंबर 2023 के करंट अफेयर को। नवंबर 2023 के करंट अफेयर के अंतर्गत हम सभी वो टॉपिक को कवर करेंगे, जिसमें पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस, सिक्योरिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन सब से रिलेटेड सभी टॉपिक को कवर किया जाएगा। चलिए तो सबसे पहले देख लेते हैं इसके मुख्य इंपोर्टेंट टॉपिक को कि इसमें कौन कौन से इसके अंतर्गत टॉपिक आते हैं, और टॉपिक के अंतर्गत सब टॉपिक को देखेंगे और फुल डिटेल में विस्तृत में चर्चा करेंगे। चलिए तो सबसे पहले आता है इसमें राज्य व्यवस्था एवं शासन के संदर्भ में देखते हैं। राज्य व्यवस्था एवं शासन के संदर्भ में आपका पहला टॉपिक आता है चुनावी फंडिंग से, दूसरा आता है चुनावी साक्षरता, राज्यपाल की भूमिका, विशेष और स्थानीय स्कूल, सूचना का अधिकार, विशेष शैक्षणिक की दर्जा, और इसके अंतर्गत संक्षिप्त सुर्खियों में देखेंगे जिसमें आईना, डैशबोर्ड फॉर सिटीज, दूसरा आता है आपराधिक कानूनों में सुधार से संबंधित विधेयकों पर रिपोर्ट, तीसरा आता है सांसदों और विधायकों के खिलाफ मामले का निपटारा, फिर इसके अंतर्गत आता है इनेबलेशन कम्युनिकेशन ऑनलाइन ऑन रियल टाइम एनवायरमेंट, फिर आता है फिल्म पायरेसी को रोकना। इसके अंतर्गत नेक्स्ट टॉपिक जो आता है हमारा मेजर टॉपिक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को पहले जानने के पहले आता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में जाने कि इसके अंतर्गत पहला टॉपिक आता है भारत और यूनाइटेड किंगडम का संबंध, फिर आता है इंडो पैसिफिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी। इसके अंतर्गत फिर ये संक्षिप्त सुर्खियाँ आती हैं, यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से रिलेटेड है। अब आता है हमारा नेक्स्ट मेजर टॉपिक इकोनॉमी, मतलब अर्थव्यवस्था से रिलेटेड मेजर टॉपिक आता है। अर्थव्यवस्था से रिलेटेड जो मेजर टॉपिक आता है, जिसके अंतर्गत पहला टॉपिक कवर करते हैं डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का, विकासशील देशों के ऊपर वैश्विक ऋण का, फिर भारत में विनिमय दर प्रबंधन, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, पीएम गति शक्ति पहल के बारे में, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के बारे में, साथ ही साथ कवर करेंगे समुद्री क्षेत्रक, राष्ट्रीय फार्मेसी आयोग विधेयक, और फिर इसके अंतर्गत जो संक्षिप्त सुर्खियाँ आएंगी उनको कवर किया जाएगा। अब आता है हमारा चौथा मेजर टॉपिक सुरक्षा के बारे में। सुरक्षा के संदर्भ में हम जानेंगे कौन कौन से मेजर टॉपिक रहेंगे। पहला रहेगा पड़ोसी देशों में अशांति और भारत की आंतरिक सुरक्षा के संदर्भ में, दूसरा आएगा वैश्विक परमाणु विनिमय के बारे में, तीसरा आएगा अंतरिक्ष युद्ध, और चौथा आएगा संक्षिप्त सुर्खियां इसके अंतर्गत कवर की जाएगी। अब आता है हमारा फिफ्थ मेजर टॉपिक के अंतर्गत आता है कि भारत में शहरी क्षेत्रों में वायु प्रदूषण, जिसमें वायु प्रदूषण के अंतर्गत पराली जलाना, क्लाउड सीडिंग, फिर आता है वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम, जलवायु परिवर्तन और बच्चे, ग्रीन बिल्डिंग, राष्ट्रीय दक्ष पार्क कार्यशाला, जैविक कृषि, और फिर इसके रिलेटेड इससे संक्षिप्त सुर्खियों को कवर करेंगे। अब आता है सिक्स मेजर टॉपिक हमारा सामाजिक मुद्दे। सामाजिक मुद्दे के संदर्भ में पढ़ेंगे जनजातीय कल्याण के बारे में, सामाजिक अलगाव अकेलापन में, शहरी बुनियादी ढांचे और सुगम्यता के बारे में, और मासिक धर्म स्वच्छता की राष्ट्रीय नीति जो 2023 का मसौदा तैयार किया गया है उनके संदर्भ में जानेंगे। फिर इससे रिलेटेड जो संक्षिप्त सुर्खियां रहेंगी उनको कवर किया जाएगा। अब आता है हमारा नेक्स्ट 7 नंबर का मेजर टॉपिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बारे में पहला टॉपिक आता है हमारा डीप फेक के संदर्भ में, फिर कृत्रिम बुद्धिमत्ता में, स्वास्थ्य देखभाल और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग, कृषि में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग, मल्टी मॉडल कृत्रिम बुद्धिमत्ता, वाईफाई 7 प्रौद्योगिकी, CAR-T सेल थेरेपी, डाइवर्स जेनेटिक एपिडेमियोलॉजी पार्टनरशिप के बारे में। इसी तरीके से इसमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के संदर्भ में प्रमुख टॉपिक रहेंगे। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा संस्कृति के बारे में, जिसमें संत मीराबाई के बारे में जानेंगे, काजी नजरुल इस्लाम के बारे में, शारदा मंदिर, भारत के राष्ट्रीय खेल के बारे में जानेंगे। फिर आते हैं इसके अंतर्गत हमारा नीति शास्त्र आता है, जो कि हमारा 9वां मेजर टॉपिक है, जिसमें चरित्र के बिना ज्ञान के बारे में जानेंगे, युद्ध की नैतिकता के बारे में और खेल की नैतिकता के बारे में जानेंगे। तो इसके मेजर टॉपिक हैं। और सुर्खियों में रही योजनाओं के बारे में जाने तो सुर्खियों में रही योजनाओं के संदर्भ में जानते हैं, जिसमें आती है राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम, जिसमें मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत आता है। यहाँ पर ये मेजर टॉपिक फिनिश होते हैं, मतलब कि ये पूरे टोटल 10 टॉपिक है, जिसमें 10 टॉपिक के अंतर्गत सभी सब टॉपिक दिए गए हैं, उनको बारी बारी से एक एक करके कंप्लीट किया जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं आज का हमारा पहला मेजर टॉपिक राज्य व्यवस्था के बारे में। राज्य व्यवस्था के संदर्भ में जानते हैं कि नवंबर माह में क्या घटनाक्रम रहा, इन सब के बारे में विस्तृत में परिचर्चा करते हैं। चलिए तो ये हमारा पहला टॉपिक आता है राज्य व्यवस्था, पॉलिटी एवं गवर्नेंस के बारे में। पॉलिटी एवं गवर्नेंस के अंतर्गत आता है सबसे पहले चुनावी फंडिंग, जो कि इसका मेजर टॉपिक है। चुनावी फंडिंग के बारे में जान लेते हैं, उसके पहले तो जान लेते हैं कि सुर्खियों में ये क्यों रहा है।
सुर्खियों में क्यों रहा है, सबसे पहले इसका जानते हैं, फिर उसके बाद में उससे संबंधित तथ्यों के बारे में जानेंगे, चुनावी फंडिंग की स्थिति और पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। इसमें आता है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय निर्वाचन आयोग ने चुनावी बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को मिली धन का डेटा पेश करने का निर्देश दिया हुआ है। इसके लिए 30 सितंबर 2023 तक डेटा मांगा गया है। तो इसमें चुनावी बॉन्ड के संदर्भ में राजनीतिक दलों के मिले धन के डेटा को निर्देश देने पेश करने के निर्देश के संदर्भ में यह चर्चा में रहा है, और जिसमें यह डेटा जो है वह 30 सितंबर 2023 तक इस डेटा को मांगा गया। अब आता है अन्य संबंधित तथ्यों के बारे में। अन्य संबंधित तथ्यों के संदर्भ में आता है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में जारी अंतरिम निर्देश के संदर्भ में ईसीआई से कहा कि वह 30 सितंबर 2023 तक डेटा पेश करे, और गौरतलब है कि 2019 में चुनावी बॉन्ड के खिलाफ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की एक याचिका सुनाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ईसीआई में राजनीतिक दलों द्वारा प्राप्त चुनावी बॉन्ड पर डेटा पेश करने का निर्देश दिया है। ईसीआई को 105 दलों ने स्टेट्स रिपोर्ट्स प्राप्त हुई है, और भारतीय स्टेट बैंक ने खुलासा किया है कि केवल 25 राजनीतिक दलों ने ही चुनावी बॉन्ड प्राप्त करने में आवश्यक बैंक खाते खोले हुए हैं। चलिए तो जानते हैं चुनावी बॉन्ड की स्थिति के बारे में कि वर्तमान में इसकी स्थिति क्या है। हाल ही में एडीआर ने चुनावी फंडिंग पर डेटा जारी किया हुआ है। इस डेटा के अनुसार वित्त वर्ष 2004-05 और 2014-15 के बीच 11 वर्ष की अवधि के दौरान राजनीतिक दलों की अपनी कुल आय का 69% हिस्सा अज्ञात स्रोतों से मिला हुआ है। वित्त वर्ष 2021-22 में राष्ट्रीय दलों की आय के स्रोत में, जिसमें पहला आता है 66.04% अज्ञात स्रोतों से आय प्राप्त हुई है, और 23.74% जो आय प्राप्त हुई है वह ज्ञात लोगों से प्राप्त हुई है। ये ईसीआई के द्वारा यह डेटा का एनालिसिस किया गया है। चलिए तो आप जानते हैं कि चुनावी फंडिंग से जुड़ी चिंताओं के बारे में, कि इससे क्या चिंताएं जुड़ी हुई हैं। इसके अंतर्गत पहला आता है कि अत्यधिक खर्च का होना। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में कहीं भी होने वाला अब तक का सबसे महंगा चुनाव माना गया है। सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज की एक रिपोर्ट के अनुसार 2019 के चुनाव में लगभग 55,000 से 60,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। फिर आता है नेक्स्ट, समान अवसर के संदर्भ में कि चुनाव में धनबल के बढ़ते उपयोग से सबको समान अवसर उपलब्ध नहीं हो पाता है, क्योंकि यह सक्रिय रूप से छोटे राजनीतिक दलों और स्वतंत्र उम्मीदवारों को चुनाव में भाग लेने से रोकता है। फिर आता है नकद लेन देन का होना, कि भारत में बड़े पैमाने पर चुनावी फंडिंग नकद लेन देन के रूप में की जाती है, और इससे धन के स्रोतों का पता लगाना कठिन हो जाता है। परिणाम स्वरूप भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है और पारदर्शिता में कमी आती है। वर्तमान नियमों के अनुसार देखा जाए तो राजनीतिक दलों को 20,000 रुपये से कम के दान या चंदे को उजागर नहीं करना पड़ता है। फिर आता है कि कॉरपोरेट और राजनीतिक दलों का गठजोड़ होना, कि राजनीतिक दलों को कॉरपोरेट जगत में प्राप्त होने वाले चंदे में काफ़ी वृद्धि हुई है, इसके संदर्भ में आता है। अब जानते हैं कि इस पर वित्त के क्या प्रभाव पड़ेंगे। तो इसका वित्त पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहला तो आएगा कि इससे काले धन के प्रसार में वृद्धि होगी। दूसरा आएगा कि राजनीतिक दल ऐसे उम्मीदवारों को प्राथमिकता देते हैं जो अपने चुनाव का खर्च स्वयं उठा सकें। तीसरा आएगा अवसर की समानता को कम करता है, और चौथा आता है राजनीति का अपराधीकरण होना। तो इसके संदर्भ में वित्त पर ही प्रभाव पड़ेंगे। फिर चलिए जानते हैं सबसे पहले तो चुनावी बॉन्ड आखिर होते क्या है। चुनावी बॉन्ड जो है, चुनावी बॉन्ड की जो शुरुआत है वह वर्ष 2017-18 के अंतर्गत की गई थी। चुनावी बॉन्ड में धारक को मिलने वाली ब्याज रहित ब्याज लिखित होते हैं, और इन्हें भारत का कोई भी नागरिक या भारत में निगमित या स्थापित कंपनियां या संस्थाएं खरीद सकते हैं, और कोई नागरिक या कंपनी इन बॉन्ड को डिजिटल फॉर्म में या फिर चेक के रूप में खरीद सकता है। सरल भाषा में माना जाए तो चुनावी बॉन्ड के लिए किसी राजनीतिक दल को दान या चंदा दिया जाता है। फिर आता है कि केवल भारतीय स्टेट बैंक को ही चुनावी बॉन्ड में बेचने के लिए अधिकृत किया गया है। फिर इसके अंतर्गत और भी पॉइंट आते हैं कि भारतीय स्टेट बैंक द्वारा इन्हें 1,000 रुपये, 10,000 रुपये, 1 लाख रुपये और 10 लाख रुपये, 1 करोड़ रुपये की रेंज में बेचा जाता है। चुनावी बॉन्ड को केवाईसी नियमों के पालन में खोले जाने वाले खाते के जरिए खरीदा जाता है, और कोई व्यक्ति कंपनी कितनी भी संख्या में चुनावी बॉन्ड को खरीद सकती है, और ये जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर के माह में 10 दिनों की अवधि के लिए खरीद हेतु उपलब्ध होते हैं। चलिए तो जानते हैं चुनावी बॉन्ड के क्या फायदे होते हैं। चुनावी बॉन्ड वो एक से पहला फायदा होता है कि ये राजनीतिक दलों के लिए उन औपचारिक बैंकिंग चैनलों के माध्यम से दान या चंदा प्राप्त करने की सुनिश्चित करती हैं, जिनका सरकारी अधिकारियों द्वारा ऑडिट किया जा सके। इस पर पारदर्शिता को बढ़ावा देते हैं। फिर दूसरा आता है कि दानदाताओं की पहचान गोपनीय रखी जाती है, और उनके राजनीतिक जुड़ाव के बावजूद प्रतिशोध या धमकी या जोखिम को कम होता है। फिर तीसरा आता है चुनावी बॉन्ड के सभी लेन देन चेक या डिजिटल माध्यम से प्रभावित होते हैं। अब आता है चुनावी बॉन्ड से रिलेटेड प्रमुख चिंताओं के बारे में।
इसमें पहली चिंता आती है कि फंड के स्रोत के संबंध में पारदर्शिता का अभाव होना। दूसरा आता है कि इस बॉन्ड की प्रक्रिया ऐसी होगी कि जिसमें अनुच्छेद 19(1) के क्लॉज ए के तहत नागरिकों के मूल्य सूचना के अधिकार का उल्लंघन करते हैं। दानकर्ता का नाम छुपाने में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के सिद्धांत के साथ समझौता होता है और सेल कंपनियों का राजनीतिक दलों की फंडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इनमें 7.5% वार्षिक लाभ सीमा हटा दी गई है। साथ ही भारत में स्थित विदेशी कंपनियों की सहायक कंपनियों को भी दान करने की अनुमति दी गई है। तो इसके संदर्भ में चुनावी बॉन्ड के संदर्भ में पूरी प्रक्रिया है। चलिए तो इसमें आगे की राय देख लेते हैं कि इसमें क्या सुझाव दिए हैं, जिसके अंतर्गत बताया गया है। पहला कि यह चुनाव में राज्य का वित्त पोषण किया जाना चाहिए कि इंद्रजीत गुप्ता समिति जो 1989-98 में आई थी, जिसने अलग अलग समितियों ने आर्थिक रूप से कमजोर राजनीतिक दलों के समान अवसर उपलब्ध कराने के हेतु चुनावों की राज्य फंडिंग को समर्थन किया हुआ था। फिर आता है पारदर्शिता होनी चाहिए। पैसा प्रावधान जो नेपाल, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका और जापान देशों में किया गया। फिर आता है सक्रिय होकर प्रकटीकरण पर बल दिया जाना चाहिए कि दलों को सभी प्रकार के दान और सदस्यता शुल्क आदि के भुगतान के तरीकों में आयकर विभाग एवं ईसीआई के समक्ष प्रतिवर्ष प्रस्तुत की जाने वाली अपनी ऑडिट की अनुसूचियों को में घोषित करना चाहिए। कर छूट होनी चाहिए। राजनीतिक दलों को आरटीआई के दायरे में रहना चाहिए। राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के लिए अनिवार्य किया जाना चाहिए कि वे आरटीआई अधिनियम के तहत सभी जानकारी प्रदान करें। इससे राजनीतिक दलों, चुनाव और लोकतंत्र में मजबूती प्राप्त हो सके। इसके संदर्भ में ये प्रमुख पॉइंट आते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक चुनावी साक्षरता के बारे में। चलिए तो जानते हैं आखिरकार चुनावी साक्षरता सुर्खियों में क्यों रही है। हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग ने चुनावी साक्षरता को देश भर में स्कूलों तक के लिए लाने ले जाने के लिए शिक्षा मंत्रालय के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हुए हैं। चलिए तो इसके चुनावी साक्षरता के महत्व के बारे में सबसे पहले जानते हैं कि इसका चुनावी साक्षरता का क्या इंपोर्टेंस रहता है। चुनावी साक्षरता के महत्व के बारे में जाने और इसका पहला पॉइंट इसके अंतर्गत आता है कि चुनावी साक्षरता में बच्चों को बचपन से ही चुनावी प्रक्रिया और मतदान के महत्व के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा आता है कि इससे भारत में जैसे विविधतापूर्ण देश में बिना किसी बाधा के चुनाव कराने में मदद मिलती है। फिर इसके अंतर्गत तीसरा आता है कि शहरी नागरिकों और युवाओं में मतदान के प्रति उदासीनता को दूर करने में मदद मिलती है। परिणाम स्वरूप चुनावों में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ती है। और इसके अंतर्गत चौथा आता है कि भावी मतदाताओं को चुनावों में नैतिक रूप से भाग लेने के लिए तैयार करने के लिए मदद मिलती है और इससे लोकतंत्र और मजबूत होगा। तो इसके संदर्भ में चुनावी प्रक्रिया के संदर्भ में ये प्रमुख पॉइंट रहे हैं। अब आता है हमारा कि चुनावी साक्षरता के से जुड़े मुख्य बिंदुओं एवं उनकी विशेषताओं के बारे में जानते हैं। इसका उद्देश्य जो है वह इस चुनावी साक्षरता का जो उद्देश्य है कि सभी स्कूलों में 6 से 12 वर्ष के पाठ्यक्रम में मतदाता शिक्षा और साक्षरता चुनावी साक्षरता को शामिल करना चाहिए। चुनावी साक्षरता आखिर क्या है, इसके संदर्भ में पहला पॉइंट आता है कि सरकार के बारे में जानकारी देना। दूसरा आता है कि देश द्वारा सामना किए जा रहे प्रमुख आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों के बारे में जानकारी देना। तीसरा आता है लोकतंत्र के महत्व का ज्ञान होना और चौथा आता है महिलाओं और पुरुषों के लिए समान अधिकारी आदि जानकारी आदि इसके संदर्भ में चुनावी साक्षरता के उद्देश्य के अंतर्गत आता है। अब आता है कि स्कूलों और कॉलेजों में चुनावी साक्षरता क्लब स्थापित करने के लिए राज्य शिक्षा विभागों के भीतर जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। जब बढ़ावा दिया जाएगा तो इसमें प्रत्येक उच्च माध्यमिक विद्यालय में एक कमरे में को ही डेमोक्रेसी का रूम किया जाए डेमोक्रेसी रूम का नाम दिया जाएगा और इसके अंतर्गत आएगा कि इसका उद्देश्य नियमित रूप से मतदाता शिक्षा सामग्री का प्रदर्शन करना और साल भर निरंतर चुनावी और लोकतंत्र शिक्षा संबंधी गतिविधियों को आयोजित करना है। एनसीईआरटी चुनावी साक्षरता पर कंटेंट शामिल करने के लिए पाठ्यपुस्तकों को प्रस्तुत और अपडेट करेगी। इसके अलावा एनसीईआरटी राज्य शिक्षा बोर्डों और अन्य बोर्डों को इसका पालन करने में सलाह देगी। अब आता है कि मतदाता साक्षरता क्लब से संबंधित पहलों के बारे में। ये जो इस पहल की बात की गई है उस पहल के बारे में जानते हैं कि मतदाता साक्षरता से संबंधित पहलों में पहली आती है कि सरकारी विभागों, निजी संगठन और संस्थाओं में मतदाता जागरूकता फोरम का गठन किया जाएगा। दूसरा आता है कि कॉलेजों और विश्वविद्यालयों नए मतदाताओं के लिए ईएलसी के गठन पर बल दिया गया है। और तीसरा आता है औपचारिक शिक्षा प्रणाली से बाहर लोगों के लिए चुनावी पाठशाला का गठन किया गया है। और चौथा आता है माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में भावी मतदाताओं के लिए ईएलसी का गठन किया जाएगा। इसके संदर्भ में
ये प्रमुख पहले आती हैं। अब आता है हमारा इसके अंतर्गत कि चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए कुछ पहल भी स्टार्ट की गई हैं, तो उन पहलों के बारे में जान लेते हैं। जिसमें पहली पहल आती है कि सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा निर्वाचित सहभागिता का होना, सहभागिता कार्यक्रम का होना। इसके अंतर्गत यह ECI का एक प्रमुख कार्यक्रम होता है जिसका उद्देश्य भारत में मतदाता शिक्षा प्रदान करना है और मतदाताओं के लिए बीच जागरूकता बढ़ाना और मतदाता की जानकारी को बढ़ावा देना है। फिर सेकंड आता है चुनावी साक्षरता क्लब के बारे में। चुनावी साक्षरता क्लब में ईशोएक्ट अभियान के तहत ECI देश भर में संस्थानों के परिसरों में ELC स्थापित कर रहा है। ELC रुचिपूर्ण गतिविधियों के जरिए स्कूली छात्राओं को चुनावी साक्षरता में शामिल करने का एक मंच है और यह उन्हें उनके चुनावी अधिकारों के प्रति संवेदनशील बनाएगा, साथ ही उनके पंजीकरण और मतदान प्रक्रिया को भी परिचित कराएगा। इसके संदर्भ में आता है। अब आता है इसके संदर्भ में और आगे की राह में जानते हैं कि शिक्षकों को प्रशिक्षण के देना, कि इसमें छात्रों को प्रभावी ढंग से चुनावी साक्षरता प्रदान करने हेतु शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए सेमिनार आयोजित करना चाहिए, अभियान चलाए जाने चाहिए और ग्रामीण क्षेत्रों में चुनावी साक्षरता कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए फंडिंग में वृद्धि की जानी चाहिए। अब आता है कि 2016 से 2025 के बीच चुनावी साक्षरता में ECI की रणनीतिक योजना के बारे में, जिसके अंतर्गत पहला आता है कि मतदाताओं के बीच जागरूकता बढ़ाना और नैतिकता आधारित चुनावी भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। दूसरा आता है चुनावी लोकतंत्र के बारे में सतत शिक्षा प्रदान करने हेतु साधन और सामग्री विकसित करना और तीसरा आता है व्यापक सहभागिता के लिए साझेदारी निर्मित करना। तो यह चुनावी फंडिंग या चुनाव से रिलेटेड एक प्रमुख इंपोर्टेंट प्रावधान है कि चुनावी साक्षरता को किस तरीके से जागरूक किया जा सकता है और किससे अपने बच्चों के पाठ्यक्रम में शामिल किया जा सकता है और इसके क्या प्रॉफिट होंगे, क्या इसकी विशेषताएं होंगी, क्या इसके मुख्य बिंदु होंगे और इसका क्या उद्देश्य है। इसके संदर्भ में टॉपिक कंप्लीट किया। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक राज्यपाल की भूमिका के बारे में, कि राज्यपाल की भूमिका के संदर्भ में देखते हैं कि हाल ही में केरल, तमिलनाडु और पंजाब ने लंबित विधेयकों को लेकर अपने अपने राज्यपालों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया हुआ है। इससे संबंधित तथ्यों में देखते हैं। पहला आता है कि केरल सरकार ने विधानसभा द्वारा पारित 8 विधेयकों के संबंध में राज्यपाल की ओर से कार्यवाही न करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें कुछ विधेयक राज्यपाल के पास 2 वर्ष से अधिक समय से लंबित है। दूसरा आता है कि पंजाब में वहां के राज्यपाल के 3 बंधन विधेयकों को रोक दिया था और तीसरा आता है कि तमिलनाडु सरकार ने अपनी याचिका में कहा था कि राज्यपाल में से 12 विधेयकों को मंजूरी नहीं मिली है और वे लंबित पड़े हैं। साथ ही कई मामलों में जांच को CBI को हस्तांतरित करने में मंजूरी देने में भी देरी की जा रही है। तो इसके संदर्भ में ये प्रमुख इंपोर्टेंट पॉइंट है। चलिए तो राज्यपाल के पद के संबंध में संवैधानिक प्रावधान को देख लेते हैं कि राज्यपाल के पद के संदर्भ में कौन कौन से संवैधानिक प्रावधान है। विधेयकों के संबंध में विकल्प के तौर पर देखा जाए तो संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत किसी विधेयक को कानून बनाने के लिए राज्यपाल की सहमति लेना आवश्यक होता है। इस संबंध में राज्यपाल को कुछ विकल्प दिए जाते हैं, जिसमें पहला विकल्प आता है कि विधेयकों को सहमति देना। विधेयक जब कानून बन जाता है तो उसमें सहमति देने की आवश्यकता होती है, वह राज्यपाल का विकल्प होता है। फिर दूसरा आता है विधेयकों को सहमति से रोकना, जिसमें विधेयकों को कानून नहीं बन पाता है। फिर आता है कि जितनी जल्दी हो सके विधेयक को पुनर्विचार हेतु विधायिका को लौटा देना और इसके अंतर्गत आता है कि यदि विधेयक को सदन या सदनों द्वारा संशोधन सहित या उसके बिना फिर से पारित कर दिया जाता है तो राज्यपाल के समक्ष अनुमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है। राज्यपाल अनुमति देने के लिए बाध्यकारी होता है। संविधान ऐसी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं करता जिसके भीतर राज्यपाल को विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस करना होता है और यह केवल जितनी जल्दी हो सके उस पर जोर देता है। अब आता है विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित करने के संदर्भ में कि राष्ट्रपति या तो अपनी सहमति दे सकता है या सहमति से रोक सकता है। राष्ट्रपति राज्यपाल को अपने संदेश के साथ विधेयकों को राज्य विधानमंडल को लौटाने का निर्देश देता है और ऐसा विधेयक यदि राज्य विधानमंडल द्वारा संशोधन के साथ या बिना किसी संशोधन के फिर से पारित किया जाता है तो फिर उसे राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। तो इसके संदर्भ में ये प्रमुख इंपोर्टेंट पॉइंट आते हैं। अब आता है राष्ट्रपति के लिए विधेयक आरक्षित करने के संदर्भ में, जिसके अंतर्गत आता है कि ऐसे मामले में जिसमें विधेयक आरक्षित करना अनिवार्य होता है वहाँ राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कोई विधेयक राज्यपाल और राज्य उच्च न्यायालय की स्थिति के खतरे में डालता है।
इसके अतिरिक्त यदि विधेयक निम्नलिखित प्रकृति का हो जिसमें राज्यपाल को आरक्षित कर सकता है, जिसमें पहला आता है जो अधिकारातीत अर्थात संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध हो, दूसरा आता है कि राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का विरोध करता हो, तीसरा आता है कि देश के व्यापक हित के खिलाफ हो और चौथा आता है कि अत्यधिक राष्ट्रीय महत्व का हो और इसके अंतर्गत पांचवा आता है कि संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित हो। इसके संदर्भ में आते हैं। अब जानते हैं राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों के बारे में, जिसमें अनुच्छेद 1963 के अंतर्गत भारतीय संविधान में उल्लेख किया गया है कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सहायता एवं सलाह के कार्य करने के लिए बाध्यकारी होती है। हालांकि कुछ मामलों में राज्यपाल अपने विवेक से कार्य करता है और इसमें कोई प्रश्न उठता है कि क्या राज्यपाल को अपने विवेक से कार्य करने की आवश्यकता है, तो उस संबंध में राज्यपाल का निर्णय अंतिम होता है। हालांकि नवाब रेबिया बाद ने सुप्रीम कोर्ट में यह निर्णय दिया था कि राज्यपाल अपने क्षेत्राधिकार या शक्ति से परे अपने विवेक का प्रयोग करता है तो उसे न्यायिक समीक्षा की जाती है, तो इसके संदर्भ में इसकी विवेकाधीन शक्तियां होती हैं। अब आता है राज्यपाल की भूमिका के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बारे में। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बारे में पहला केस आता है SR मुंबई बाद, जो कि 1994 में आया था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया था और कहा था कि राज्यपाल को अपनी विवेकाधीन शक्ति का उपयोग दुर्लभ और असाधारण परिस्थितियों में ही करना चाहिए, साथ ही राज्यपाल की व्यक्तिगत संतुष्टि न्यायिक समीक्षा के अधीन होनी चाहिए। दूसरा केस आता है शमशेर सिंह बाद, जो कि 1974 में आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया था कि यदि राज्यपाल किसी विधेयक पर सहमति रोकने या उसे राज्य विधानमंडल को लौटाते समय अपनी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग नहीं करता है तो उसे मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करना जरूरी होता है। अब हालिया जो निर्णय लिए गए हैं, जिसके अंतर्गत हालिया निर्णय में आता है पंजाब राज्य बाद, जो कि 2023 में आया हुआ है। इसमें कहा गया है कि यदि राज्यपाल किसी विधेयक पर सहमति रोकने का निर्णय लेता है तो राज्यपाल को उस विधेयक को पुनर्विचार करने के लिए विधायिका को वापस भेजना पड़ेगा। ऐसा विधेयक को राज्यपाल के पास अनिश्चित काल तक ही नहीं रखा जाएगा और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अनुच्छेद 200 के अनुसार राज्यपाल के पास केवल 3 विकल्प होते हैं, जिसमें सहमति देना, सहमति को रोकना और राष्ट्रपति के भेजना होता है। इसमें किसी भी विकल्प का उपयोग करने के बाद राज्यपाल किसी अन्य विकल्प का उपयोग नहीं कर सकता है। इसके संदर्भ में है। फिर आता है दूसरे जो हालिया के निर्णय में जो तीसरा निर्णय आता है उपकुलपतिवाद 2023, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया है और कहा है कि राज्यपाल विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में अपनी सांविधिक क्षमता के कार्य करते समय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्यकारी नहीं होगा। और तमिलनाडु राज्यवाद जो कि 2023 में आया हुआ है, उसमें कहा है कि राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेजता है और राज्य विधानमंडल उस विधेयक को पुनः पारित करके राज्यपाल के पास भेजता है, तब राज्यपाल उस विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित नहीं रख सकता है। इसके संदर्भ में ये हालिया की कुछ पंजाब राज्यवाद, उपकुलपतिवाद और तमिलनाडु राज्यवाद में राज्यपाल के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ प्रावधान दिए हैं। अब आता है राज्यपाल की भूमिका के संदर्भ में संबंधित मुद्दों के बारे में, जिसके अंतर्गत पहला आता है कि लंबित निर्णय का होना। लंबित निर्णय के अंतर्गत आता है कि कानून और महत्वपूर्ण नियुक्तियों कर सहमति देने में संवैधानिक गतिरोध उत्पन्न होता है तथा संसदीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया बाधित होती है। दूसरा आता है राजनीतिक हस्तक्षेप का होना, कि राज्यपाल केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करता है और ऐसे उदाहरण देखे गए हैं जिसमें राज्यपाल पर राजनीतिक पक्षपात का आरोप लगा है और इसमें विशेष रूप से सरकार के गठन और विवेकाधीन शक्तियों और उनके उपयोग के मामलों में राज्यपाल के निर्णय में संदेहास्पद होता है। फिर आता है प्रशासनिक कुशलता का होना, कि विशेष रूप से जहां राजनीतिक मतभेद हो वहां पर राज्यपाल कभी कभी प्रशासनिक निर्णयों और नियुक्तियों के गतिरोध का कारण बन जाता है। और चौथा आता है कि न्यायपालिका पर बोझ होना, कि राज्यपाल पर विवेकाधीन शक्तियों का उपयोग और उनके कार्यों से उत्पन्न होने वाले विवाद नियमित रूप से कानूनी चुनौतियों और व्याख्याओं को उत्पन्न करते हैं और इसके पहले ही अत्यधिक बोझ और दबी हुई न्यायपालिका का कार्यभार बढ़ जाता है। फिर आता है आगे की राय में अलग अलग आयोगों ने सिफारिशें दी हुई हैं, जिसमें पहली सिफारिश आती है सरकारिया आयोग के संदर्भ में। सरकारिया आयोग में कहा गया है कि केवल असंवैधानिकता जैसे दुर्लभ मामलों में ही राज्यपाल को अपनी विवेकाधीन शक्ति के अंतर्गत विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखना चाहिए। इसके अंतर्गत आता है कि ऐसे असाधारण मामलों को छोड़कर जो राज्यपाल अनुच्छेद 200 के तहत कार्यों का निर्वहन मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार करना चाहिए। राज्यपाल के रूप में नियुक्त व्यक्ति
संबंधित राज्य के बाहर का व्यक्ति होना चाहिए और जीवन के कुछ क्षेत्रों में प्रतिष्ठित व्यक्तित्व भी होना चाहिए। राज्यपाल को राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में कार्य नहीं करना चाहिए और यह उसे केवल इस आधार पर पद से नहीं हटाया जाना चाहिए कि केंद्र की कोई नई केंद्र सरकार अपनी पसंद का राज्यपाल नियुक्त करना चाहती है। अब इसके संदर्भ में राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में दूसरा आयोग आता है, पुंछी आयोग। पुंछी आयोग में कहा गया था कि राज्यपाल को अपनी सहमति के लिए उसके समक्ष विधेयक के संबंध में 6 महीने की अवधि के भीतर निर्णय लेना चाहिए और राज्यपाल से यह अपेक्षा की जाती है कि वह स्वतंत्र रहे और राजनीतिक विचार से तटस्थ होकर कार्य करे। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए सुनिश्चित किया जाना होना चाहिए। साथ ही उसे राज्य विधानमंडल द्वारा पारित संकल्प के माध्यम से हटाया जाना चाहिए। और बैकंड चलैया आयोग के माध्यम से कहा गया था कि इसमें कि राज्यपाल को राज्य के दैनिक प्रशासन में मंत्रिपरिषद से सलाह के लिए कार्य करना चाहिए। तो ये प्रमुख आयोग थे जिसमें सरकारी आयोग, पुंछी आयोग और बैकंड चलैया आयोग के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति और कार्यों के संदर्भ में प्रमुख प्रावधान दिए गए थे। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, विशेष और स्थानीय कानून के बारे में। विशेष और स्थानीय कानून के बारे में जानते हैं। सबसे पहले आता है कि यह सुर्खियों में क्यों रहा है। हाल ही में आपराधिक कानूनों को पेश किए जाने पर विधेयकों ने विशेष और स्थानीय कानूनों को वर्तमान में चल रही सुधार प्रक्रिया से दूर बनाए रखा हुआ है। इसके अंतर्गत पहली प्रक्रिया आती है जिसमें देखते हैं इस प्रक्रिया के बारे में कि आखिरकार यह प्रक्रिया क्या होती है, जिसे विशेष और स्थानीय कानून को पेश करने की विधेयकों में पेश करने के लिए यह आपराधिक कानून के संदर्भ में आया हुआ है। इसमें आता है सबसे पहले कि विशेष और स्थानीय कानून वह कानून होते हैं जो किसी विशेष मुद्दे से निपटने हेतु किसी विशिष्ट विषयों पर लागू होते हैं। उदाहरण के लिए गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम 1967 होता है, जिसे अनलॉफुल एक्टिविस्ट प्रिवेंशन एक्ट UAPA कहा गया है। दूसरा आता है स्थानीय कानून। स्थानीय कानून में वह कानून होता है जो भारत के किसी विशेष भूभाग पर लागू होता है, जैसे उदाहरण के लिए महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम 1999। फिर आता है संज्ञेय अपराधों को मुख्य रूप से भारतीय दंड संहिता या विशेष या स्थानीय कानून के अंतर्गत आने वाले अपराधों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जिसके अंतर्गत संज्ञेय अपराधों को उस अपराध के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसकी पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना जांच कर सकता है और उसे वारंट के लिए गिरफ्तार कर सकता है। इसके संदर्भ में ये प्रमुख पॉइंट आते हैं। अब आता है कि अन्य आपराधिक कानून आते हैं, जिसमें पहला कानून आता है इसके अंतर्गत भारतीय दंड संहिता, दूसरा आता है दंड प्रक्रिया संहिता और तीसरा आता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बारे में। भारतीय दंड संहिता जो कि 1860 में आई हुई थी, इसके बारे में जाने कि यह एक अनेक दंडनीय अपराधों को परिभाषित कर उस अपराधों के लिए दंड निर्धारित किया गया है। साथ ही उसमें दंडनीय अपराधों के लिए मुकदमा चलाने की प्रक्रिया को निर्धारित किया गया है। फिर आता है दंड प्रक्रिया संहिता, जो कि एक व्यापक कानूनी संहिता है। इसमें भारत के दंडनीय अपराधों को जांच और सुनवाई के लिए प्रक्रिया और नियमों की रूपरेखा दी गई है। फिर इसका नेक्स्ट आता है इसके संदर्भ में कि इसमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के तहत यह अधिनियम भारतीय कानूनों में न्यायालयों को साक्ष्यों को प्रस्तुत करने और संबंधी कानूनों को समेकित करता है और न्यायालय इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है और अपना निर्णय देता है। इसके संदर्भ में प्रमुख आपराधिक कानून है, जिसमें IPC, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत एक प्रमुख आपराधिक कानून आते हैं। अब आता है इसके अंतर्गत जानते हैं कि विशेष और स्थानीय कानूनों का आखिर महत्व क्या होता है। महत्व के बारे में जानें कि जिसमें पहला पॉइंट आता है कि दर्ज मामलों की अधिक संख्या क्या होना। कि क्राइम इन इंडिया स्टैटिस्टिक्स 2021 के आंकड़ों के अनुसार 2021 में भारत में दर्ज सभी संज्ञेय अपराधों में से लगभग 39.9% अपराध SLC के दर्जा दिए गए हैं। कानून लागू करने में दक्षता की विशेष कानून लागू करने एजेंसियों को विशेष प्रकार की आपराधिक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सक्षम बनाती है। यह उन्हें अधिक प्रभावी और विशिष्ट जांच करने और अभियोजन के सक्षम बनाता है। उदाहरण के लिए नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 में यह दिखाया गया है। अब आता है सुपीढ़ कानूनों समूहों की सुरक्षा के संदर्भ में कि बच्चों, महिलाओं और वंचित समुदायों जैसे विशिष्ट सुपीढ़ समूहों की सुरक्षा के लिए कुछ विशेष कानून बनाए गए, जैसे उदाहरण के लिए लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2022 आया। फिर आता है कि तकनीकी प्रगति के बारे में, जिसमें विशेष कानून तकनीकी प्रगति से उत्पन्न होने वाला अपराधों से निपट सकते हैं और उदाहरण के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत यह आया हुआ है। फिर आता है SLS में सुधार की आखिर आवश्यकता क्यों है। जब ये कानून बनाया गया, इसके संदर्भ में प्रमुख इंपोर्टेंस भी रहे, तो इसकी आखिर आवश्यकता क्यों रही, इसके संदर्भ में जानते हैं। जिसमें पहला आता है कि अस्पष्ट परिभाषाओं का होना।
अस्पष्ट परिभाषाएं जैसे MCOCA और UAPA आदि अपराधियों द्वारा शब्दों की अस्पष्ट और अनिश्चित परिभाषाएं दी गई हैं, जैसे आतंकवादी कृत्य, गैर कानूनी गतिविधियां, संगठित अपराध और संगठित अपराध सिंडिकेट आदि। इसके अंतर्गत कानून लागू करने में दुविधा के बारे में, जैसे उदाहरण के लिए नाबालगों के बीच में सहमति से स्थापित लैंगिक संबंधों को पॉस्को अधिनियम 2012 के तहत दंडनीय बना दिया गया है। इस कारण इस अधिनियम में आलोचना की जा रही है। फिर आता है इसके संदर्भ में कि स्पष्टता का मुद्दा होना कि कानूनों के तहत आने वाले मामलों में वर्गीकरण के संबंध में चिंताएं प्रकट की गई हैं, जैसे कई सारे आपराधिक या दीवानी मामलों का स्पष्ट वर्गीकरण नहीं किया गया। कानून की उचित प्रक्रिया का कमजोर होना कि सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत विधि की सम्यक प्रक्रिया के मूल्यों को निरंतर कमजोर किया जा रहा है, जैसे उदाहरण के लिए UAPA के तहत तलाशी लेने जब्त करने की शक्तियों में वृद्धि होना और MCOCA के तहत पुलिस अधिकारियों द्वारा पूछताछ के दौरान दर्ज की गई आपराधिक स्वीकृतियों को अदालत में स्वीकार किया जाना। फिर कठोर प्रावधान को देखा जाए तो UAPA की धारा 43D के क्लॉज 5 में नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट की धारा 37 के तहत ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिसमें जमानत लेना लगभग असंभव होता है। इसके संदर्भ में आता है। अब आता है आगे की राय में देखते हैं, जिसमें पहला पॉइंट आता है कि पृथक अध्याय और प्रक्रिया का होना, जिसमें सभी SLL और जो कि किसी आचरण व्यवहार को अपराध मानते हैं और उसे आपराधिक बनाने का प्रयास करते हैं। दूसरा आता है विधि की सम्यक प्रक्रिया की रक्षा होना, वर्गीकरण की स्पष्टता बढ़ाना, उभरती अपराध और खतरे का होना। इसके संदर्भ में प्रमुख पॉइंट आते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक सूचना के अधिकार के बारे में। सूचना के अधिकार के बारे में जानते हैं कि हाल ही में यह सुर्खियों में क्यों रहा। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र एवं राज्यों को क्रमशः केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग में रिक्तियों को भरने के लिए निर्देश दिए हुए हैं। तो ये रिक्तियों के भरने के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया हुआ है कि केंद्र और राज्यों में नियुक्तियां फुलफिल की जानी चाहिए। इसके संदर्भ में सबसे पहले तो आता है इसके अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखते हैं, जिसमें पहला आता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन रिक्तियों को ना भरने से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 एक डेड लेटर हो जाएगा। मतलब अगर इन रिक्तियों को अगर नहीं भरा जाएगा तो यह जो अधिनियम है उसके अंतर्गत यह डेड लेटर हो जाएगा। अंजलि भारद्वाज और अन्य बनाम भारत संघ बाद 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग में रिक्तियों को जल्द से जल्द भरने का निर्देश दिया, और हालांकि केंद्र एवं राज्यों ने अभी तक कोर्ट के निर्देश को पालन नहीं किया है। इन रिक्तियों में बड़ी संख्या में मामले लंबित हो गए और अपीलों और शिकायतों के निपटान में अत्यधिक देरी हो रही है। अब आता है केंद्रीय सूचना आयोग और सूचना के अधिकार अधिनियम 2019 के बारे में कि यह अधिनियम क्या कहता है। केंद्रीय सूचना आयोग एक संवैधानिक निकाय है जिसका गठन 2005 में RTI अधिनियम 2005 के अंतर्गत किया गया था। आयोग के क्षेत्राधिकार के सभी केंद्रीय लोक प्राधिकारी इसके अंतर्गत आते हैं, जिसमें RTI अधिनियम 2019 के अनुसार केंद्र सरकार नियम बनाकर केंद्र व राज्य दोनों स्तरों पर मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों के कार्यकाल की अवधि और वेतन निर्धारित कर सकती है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2019 के तहत अधिसूचित किया गया है कि CIC और IC 3 वर्ष की अवधि के लिए पद पर बने रहेंगे, और इससे पहले 2005 के अधिनियम और उनके लिए 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल या 65 वर्ष की सेवानिवृत्ति की जो आयु पहले हो का प्रावधान किया गया। और संशोधन में यह सुनिश्चित किया गया है कि IC पद से हटने के भय के बिना प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के प्रति भी शक्तियों का उपयोग करने सकें। इसके संदर्भ में ये प्रमुख प्रावधान है। अब आता है इसके अंतर्गत कि सूचना का अधिकार के बारे में कि सूचना का अधिकार होता क्या है। सूचना का अधिकार से तात्पर्य है कि कोई भी व्यक्ति भारतीय नागरिक राज्य या केंद्र सरकार के कार्यालयों और विभागों में कोई भी सूचना जैसे कि सार्वजनिक जानकारी माना जाता है जिसे प्राप्त करने का अनुरोध कर सकता है। 1986 में सुप्रीम कोर्ट ने कुलबाव बनाम जयपुर निगम विवाद में निर्देश दिया हुआ था कि संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत प्रदान की गई वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का तात्पर्य RTI से है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि सूचना के बिना नागरिक अपनी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पूरी तरह उपयोग नहीं कर सकते हैं। RTI अधिनियम 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम 2002 लाया गया का स्थान लिया गया, और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने RTI अधिनियम को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी और जो कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। अब आता है कि RTI के महत्व के बारे में जानते हैं। RTI का महत्व जो है, जिसमें पहला आता है कि नागरिकों को लोक अधिकारियों से जानकारी प्रदान करने का देकर उसे सशक्त बनाना है। दूसरा, यह सरकार के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाता है, भ्रष्टाचार को कम करने और लोकतंत्र को वास्तविक अर्थों में लोगों के लिए
उपयोगी बनाने में मदद करता है। और इसके अंतर्गत चौथा आता है कि बेहतर संचार के लिए सरकार और लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करता है। फिर आता है कि सरकारी रिकॉर्ड के डेटाबेस के प्रबंधन में सुधार करने की आवश्यकता और सरकार की कार्यप्रणाली के संबंध में नागरिकों में जागरूकता बढ़ाने और संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने में मदद करता है। तो इसके संदर्भ में ये आरटीआई के ये प्रमुख इंपोर्टेंट पॉइंट हैं, जिसके अंतर्गत ये प्रमुख महत्व है। अब आता है इसके संदर्भ में हमारा नेक्स्ट आता है इसमें कि आरटीआई 2005 के मुख्य प्रावधानों पर एक बार नज़र डालते हैं, जिसमें पहला प्रावधान कहता है कि धारा 2 के अंतर्गत लोक प्राधिकारी का तात्पर्य ऐसे किसी प्राधिकरण या निकाय या स्वायत्तशासी संस्था से होता है जिसे संविधान द्वारा या उसके अधीन स्थापित किया गया हो। इसके अंतर्गत दूसरा आता है कि संसद राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी अन्य कानून द्वारा स्थापित किया गया हो। और तीसरा आता है कि सरकार द्वारा जारी अधिसूचना या आदेश के जरिए स्थापित गठित किया गया हो, जिसमें निम्नलिखित शामिल है। पहला आता है कि ऐसी संस्था जो सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में हो, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकार से वित्त पोषित हो। और दूसरा आता है कि ऐसे गैर सरकारी संगठन जिसमें सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराए गए फंड से वित्त पोषित हो, इसके संदर्भ में आता है। अब आता है इसकी नेक्स्ट धारा 4.1 का क्लॉज बी के अंतर्गत आता है कि इसके तहत ऐसी सूचनाओं की सूची प्रदान की गई है जिसमें लोक प्राधिकारी द्वारा स्वतः संज्ञान या अग्र सक्रिय आधार पर प्रकटीकरण किया जाना चाहिए। धारा 6 का क्लॉज 1 कहता है कि कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के तहत कोई सूचना प्राप्त कराना चाहता है और उसे लोक सूचना अधिकारी या राज्य सूचना अधिकारी को लिखित रूप से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अनुरोध करना होता है। धारा 7 कहती है कि इसमें PIOS द्वारा सूचना करने के लिए अधिकतम समय सीमा तय की गई है और इसके अंतर्गत कुछ मामलों में सूचना के प्रकटीकरण में छूट प्रदान की गई है। अब आता है कि आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्रदान करने की छूट के बारे में कि हाल ही में केंद्र सरकार ने DOPT के माध्यम से आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 24 के क्लॉज 2 में के तहत एक अधिसूचना जारी की हुई है। इस अधिसूचना के अंतर्गत भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल को आरटीआई अधिनियम के दायरे में छूट प्रदान की गई है और इसके द्वारा सर्टिन को आरटीआई अधिनियम की दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया। आरटीआई की धारा 24 में यह प्रावधान किया गया है कि आरटीआई कानून अनुसूची में शामिल किए गए आसूचना और सुरक्षा संगठनों को लागू नहीं होगा। हालांकि भ्रष्टाचार और मानवीकरण मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों से संबंधित सूचना को इस उपधारा के तहत छूट नहीं दी जाएगी। इसके संदर्भ में आता है। फिर आता है कि आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत अन्य छूटों में पहली आती है धारा 8.1 का क्लॉज कहता है कि सभी छूटों की सूची होना कि ऐसी सूचना जो प्रकटित करने में भारत की संप्रभुता, अखंडता और राज्य की सुरक्षा, रणनीतिक, वैज्ञानिक और आर्थिक हित, अन्य देशों के साथ संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो और किसी अपराध को बढ़ावा मिलता हो। ऐसी सूचना जिसे प्रकट करने से न्यायालय की अवमानना होती हो और ऐसी सूचना जो संसद या राज्य विधानमंडल के विशेष अधिकारों का उल्लंघन करती हो और ऐसी सूचना जिसे प्रकट करने से किसी तीसरे पक्ष में प्रतियोगी स्थिति को नुकसान होता हो और किसी व्यक्ति की वैश्विक संबद्धता इससे संबंधित सूचना में शामिल हो। इसमें किसी विदेश सरकार से विश्वास पर प्राप्त सूचना होती है, जैसे ऐसी सूचना जिसे प्रकट करने में किसी व्यक्ति का जीवन या शारीरिक सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है और ऐसी सूचना जो अपराध की जांच, गिरफ्तारी या अभियोजन की प्रक्रिया में बाधा कर सकती है। अब पढ़ते हैं आरटीआई के कार्यान्वयन से जुड़ी चिंताओं के बारे में, जिसके अंतर्गत पहला आता है कि रिकॉर्ड पर खराब रखरखाव होना कि आरटीआई को कई कारणों से सूचना देने के इनकार कर दिया गया है, जैसे रिकॉर्ड की कमी, रिकॉर्ड का उचित प्रारूप में नहीं या गुम हो गए हैं आदि के संदर्भ में आता है। दूसरा आता है अवसंरचना और कर्मचारियों की कमी का होना, जिसमें कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट स्टडी के अनुसार 2012 से 2013 और 2018 से 2019 के बीच आरटीआई याचिकाओं की संख्या में 43% की वृद्धि की गई है। फिर आता है अत्यधिक विलंब और देरी के संदर्भ में कि देश में कई आयोगों में अपील और शिकायतों के मामले में निपटान के लिए अत्यधिक देरी हो गई है। धमकी और हिंसा का होना कि पिछले 15 वर्षों में आरटीआई आवेदन दायर करने में 80 से अधिक लोगों की हत्या कर दी गई है। जागरूकता की कमी होना कि इसमें आरटीआई अधिनियम के लागू होने के बाद से ही इस अधिनियम के तहत अपने अधिकारों के बारे में जनता के बीच जागरूकता की कमी रही और इस कारण विशेष रूप से ग्रामीण भारत में
इस कानून का कम उपयोग हो रहा है। अब आता है आगे की राह में देखते हैं कि जिसके अंतर्गत आता है कि रिक्तियों को भरना। रिक्तियों के भरने के संदर्भ में आता है कि जब कोई लंबित मामलों को शीघ्रता से निपटान करने और बढ़ते हुए कार्यभार को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए CIC और IC की संख्या में वृद्धि करनी चाहिए। जागरूकता होनी चाहिए कि नागरिकों को उनके अधिकारों, आवेदन करने और तरीके, पारदर्शिता और जवाबदेही के लाभों को शिक्षित करने के व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए। सुरक्षा, लोकहित में सूचना प्रकटीकरण करने के लिए विशिल ब्लोहर सुरक्षा हेतु कानूनी प्रावधान होना चाहिए, प्रशिक्षण होना चाहिए और अग्र सक्रिय प्रकटीकरण इसके अंतर्गत होना चाहिए। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक विशेष श्रेणी की दर्जा के बारे में। विशेष श्रेणी का दर्जा। हाल ही में बिहार मंत्रिमंडल ने राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा देने हेतु एक संकल्प पारित किया हुआ है। इस संकल्प पर केंद्र सरकार ने अनुरोध किया है कि वह बिहार को विशेष श्रेणी का दर्जा देने के विचार कर रहा है। चलिए तो जानते हैं कि विशेष श्रेणी का दर्जा प्राप्त करने के लिए निर्धारित मानदंड क्या होना चाहिए। इसके अंतर्गत पहला आता है कि पहाड़ी और दुर्गम इलाका होना चाहिए। दूसरा आता है कम जनसंख्या घनत्व या राज्य में जनजातीय आबादी का एक बड़ा हिस्सा होना चाहिए। तीसरा आता है पड़ोसी देशों से लगी सीमाओं पर सामरिक अवस्थिति होना चाहिए। चौथा आता है आर्थिक और अवसंरचना संबंधी पिछड़ापन होना चाहिए और पांचवा आता है राज्य वित्त के स्रोत का अनिश्चित होना चाहिए। इससे संबंधित अन्य तथ्यों के संदर्भ में आता है कि इसमें निम्नलिखित आधार पर बिहार के लिए SCS की मांग की जा रही है, जिसमें पहला आता है कि राज्य में गरीबी, पिछड़ापन, प्राकृतिक संसाधनों की कमी, राज्य का उत्तरी क्षेत्र नियमित रूप से बाढ़ से प्रभावित होता है जबकि दक्षिणी क्षेत्र में गंभीर सूखा पड़ता है। दूसरा आता है राज्य के विभाजन के कारण ज्यादातर उद्योग झारखंड के हिस्से में चले जाते हैं। इससे राज्य में रोजगार और निवेश के अवसरों में अत्यधिक कमी दिखाई देती है और बिहार के अलावा ओडिशा और आंध्र प्रदेश में SCS की मांग कर रहे हैं। अब आता है SCS के बारे में। SCS केंद्र सरकार द्वारा राज्यों हेतु किए जाने वाला एक तरह का वर्गीकरण है। यह दर्जा उन राज्यों को उनके विकास की सहायता के लिए दिया जाता है जो किसी तरह से भौगोलिक, और सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन का सामना कर रहे हैं। SCS की शुरुआत 1959 में 5वें वित्त आयोग की सिफारिश पर की गई थी, जिसका उद्देश्य विशेष विकास बोर्डों का गठन करके स्थानीय लोगों को राज्य की सरकारी नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थानों आदि में आरक्षण प्रदान करके पिछड़े राज्यों को लाभान्वित करना है। SCS राज्यों के गाडगिल मुखर्जी फॉर्मूले के संदर्भ में अनुदान प्राप्त करना होता है और केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय विकास परिषदों की सिफारिशों के आधार पर कुछ निर्धारित मानदंड को पूरा करने के लिए राज्यों को SCS का प्रदान किया जाता है। 1969 में 3 राज्यों में SCS प्रदान किया गया। इसमें जम्मू कश्मीर पहला, दूसरा असम और तीसरा इसमें नागालैंड आता है। वर्तमान में 11 राज्यों में SCS को दर्जा प्रदान किया जा चुका है, जिसमें असम, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, उत्तराखंड और तेलंगाना इसके अंतर्गत आते हैं। भारत में संविधान में कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है, जिसमें 371A, 371H और 371J के लिए किए गए हैं। ज्ञातव्य है कि संविधान किसी भी राज्य में SCS राज्य के रूप में वर्गीकृत नहीं करता है। 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार अब किसी भी राज्य को SCS से प्रदान नहीं किया जाना चाहिए और इसके बाद किसी भी नए राज्य को SCS नहीं दिया जाएगा। अब आता है विशेष श्रेणी के राज्य के दर्जे से संबंधित लाभ के बारे में, जिसके अंतर्गत पहला लाभ आता है कि केंद्रीय सहायता का होना कि गाडगिल मुखर्जी फॉर्मूले के तहत निर्धारित कुल केंद्रीय सहायता का लगभग 30% भाग SCS राज्यों में मिलता है। 14वें और 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के बाद इस आवंटन को केंद्र में विभाजनीय करों के साथ एकीकृत कर दिया गया, साथ ही इसका विस्तार सभी राज्यों के लिए कर दिया गया है। 14वें वित्त आयोग ने केंद्र के विभाजनीय करों में राज्य की हिस्सेदारी को बढ़ाकर 42% करने की सिफारिश की और 15वें वित्त आयोग ने इसकी 1% से घटाकर 41% की सिफारिश की हुई थी। फिर आता है वित्त पोषण के संदर्भ में कि SCS राज्यों के मामले में केंद्र प्रायोजित योजनाओं को वित्त पोषण के लिए केंद्र या राज्यों को क्रमशः 90:10 के अनुपात में वित्त प्रदान किया जाएगा और सामान्य श्रेणी के मामले में यह अनुपात 60:40 और 80:20 के अनुपात में होगा। खर्च नहीं किए जाने पर फंड की निरंतरता का होना कि खर्च नहीं किए जाने पर धन के मामले में SCS राज्य आगामी वित्त वर्षों में इनके खर्च कर सकता है और इसका अर्थ होता है कि उन्हें यह राशि केंद्र को वापस करने की आवश्यकता नहीं होती है। प्रोत्साहन के संदर्भ में कि SCS राज्यों को नए उद्योग स्थापित करने और निवेश आकर्षित करने के लिए उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, आयकर और कॉर्पोरेट कर पर भी महत्वपूर्ण रियायत मिलती है।
इसके अलावा SES राज्यों को ऋण स्वैपिंग और ऋण राहत योजनाओं का लाभ भी प्रदान किया जाता है। अब आता है कि इससे जुड़ी चिंताओं के बारे में जानते हैं कि SES से विचार से जुड़ी चिंताएं, जिसमें पहली आती है कि SES प्रदान करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मानदंडों में राज्यों के बीच आम सहमति का अभाव होगा, अंतर्राज्यीय असमानताएं होगी, राजकोषीय अनुशासनहीनता को प्रोत्साहन मिलेगा और राजकोषीय बोझ पर दबाव अधिक बढ़ जाएगा। फिर आता है कि आगे की राय को देखते हैं और बताते हैं कि इसमें निर्भरता में कमी आएगी। मानदंड निर्धारित किया जाना चाहिए, जिससे समीक्षा की जानी चाहिए मानदंड की, और उसमें यह सुनिश्चित होना चाहिए कि अपनाए गए मानदंड में इन राज्यों के समक्ष आने वाली विशेष तरह की चुनौतियों को दर्शाते हों। साथ ही इसके लिए संबंधित हितधारकों से प्राप्त इनपुट पर विचार करना चाहिए। उदाहरण के लिए SES को संशोधित किया जाना चाहिए और इससे राज्यों के सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन के साथ साथ कम संसाधन आधार आदि को शामिल किया जाना चाहिए। अंतर्राज्यीय सहयोग होना चाहिए, जिसमें चुनौतियों का समाधान तथा सहकारी संघवाद को और अधिक मजबूत बनाने के लिए राज्यों के बीच सहयोग और ज्ञान साझाकरण को बढ़ावा देने हेतु कदम उठाए जाने चाहिए। और SES राज्यों में विकास को बढ़ावा देने के लिए सर्वोत्तम पद्धतियों और अनुभवों का निरंतर आदान प्रदान किया जाना चाहिए। अब आता है कि SES की समाप्ति के बाद आगे की राय देखते हैं कि इसमें पहला आता है कि कोर और वैकल्पिक योजनाओं का होना। कोर और वैकल्पिक योजनाओं में आता है कि यह केंद्र प्रायोजित योजनाओं में कोर और वैकल्पिक योजनाओं को विभाजित किया जाना चाहिए, जिसमें सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक समावेशन से जुड़े कोर ऑफ द कोर योजनाओं, जैसे उदाहरण के लिए मनरेगा के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय विकास एजेंडा के तहत उपलब्ध धन को इन योजनाओं के तहत प्राथमिकता के आधार पर आवंटित किया जाना चाहिए, जिसमें यह वित्त पोषण व 8 पूर्वोत्तर और 2 हिमालयी राज्यों, जिसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड व जम्मू कश्मीर के लिए क्रमशः कोर योजनाओं में 90:10 के अनुपात में तथा वैकल्पिक योजनाओं के लिए 80:20 के अनुपात में होना चाहिए। और अन्य राज्यों में यह 60:40 के राज्य में और वैकल्पिक में 50:50 के रेशियो में रहना चाहिए। अब आता है धनराशि जारी करने के तरीके और केंद्र सरकार या राज्य सरकार की नकदी प्रबंधन की मजबूती के होना चाहिए। संस्थागत व्यवस्था की जानी चाहिए, जिसमें नीति आयोग को सहकारी संघवाद को मजबूत करने का दायित्व सौंपा गया है। इससे समस्या समाधान मोड और आपसी विचार विमर्श के राज्यों और केंद्र के बीच उपयुक्त मंच की तरह कार्य करना चाहिए। केंद्र शासित प्रदेशों के लिए व्यवस्था होनी चाहिए, जिसमें गैर योजनागत गैर विकास उद्देश्यों के लिए केंद्र शासित प्रदेशों को धन का हस्तांतरण गृह मंत्रालय के अनुदान मांगों के तहत किया जाना चाहिए, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा सभी केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कोर और वैकल्पिक योजनाओं का 100% वित्त पोषित किया जाना चाहिए। इसके संदर्भ में आता है। अब आता है संक्षिप्त सुर्खियों के बारे में। संक्षिप्त सुर्खियों के बारे में पहली हमारी सुर्खी आती है आईना या डैशबोर्ड फॉर सिटीज के बारे में। हाल ही में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने आईना या डैशबोर्ड फॉर सिटीज पोर्टल की शुरुआत की हुई है। यह पोर्टल 5 प्रमुख विषय क्षेत्रों में, जिसमें शहरों की स्थिति और प्रगति के बारे में जानकारी प्रदान करता है। जिसके अंतर्गत देखा जाए तो इसमें आता है कि देश भर में शहरी स्थानीय निकायों को नियमित आधार पर स्वेच्छा से इस पोर्टल पर ऑडिट किए गए खातों और स्वयं के द्वारा रिपोर्ट किए गए प्रदर्शन मैट्रिक्स सहित अपना डेटा प्रस्तुत करेंगे। दूसरा आता है कि मंत्रालय डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के माध्यम से डेटा प्रस्तुत करने के लिए ULB या राज्यों को सहायता प्रदान करेगा और DI से डिजिटल इंडिया मिशन को आगे बढ़ाने के लिए मंत्रालय और विभागों को एक रणनीतिक सहायता प्रदान करेगा। इसके अंतर्गत आता है कि पोर्टल के मुख्य उद्देश्यों को देखा जाए तो जिसमें पहला आता है कि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना। इसके माध्यम से यह देख सकेंगे कि यह ULB की तुलना में कैसा प्रदर्शन कर रहा है। प्रेरणा प्राप्ति का होना कि यह पोर्टल ULB को सुधार हेतु उपलब्ध संभावनाओं की पहचान को प्रेरित करता है। फिर आता है सीखने का अवसर मिलना, जिसमें ULB को अपने अन्य प्रतिस्पर्धियों के सर्वोत्तम उदाहरणों को सीखने और उन्हें अपने शहरों में लागू करने का अवसर प्रदान होता है। फिर इसके अंतर्गत आखिर जानते हैं कि पोर्टल की आवश्यकता क्यों रही है। पोर्टल की आवश्यकता के संदर्भ में देखा जाए कि स्थानीय शासन से संबंधित महत्वपूर्ण डेटा एक ही पोर्टल पर उपलब्ध होंगे। इससे नई स्कीम की योजना बनाने और नीतिगत निर्णय लेने में मदद मिलेगी। चलिए तो जानते हैं ULB के बारे में कि ULB आखिर होता क्या है। ULB जो है, ULB एक संवैधानिक निकाय 74वें संविधान संशोधन अधिनियम ने ULB को शासन के तीसरे स्तर के रूप में मान्यता दी हुई है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम ने ULB को जनसंख्या के आकार, क्षेत्र के आधार पर निम्नलिखित 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है, जिसमें नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम के बारे में इसमें 3 में वर्गीकृत किया गया।
इसके कार्यों की रूपरेखा को देखा जाए तो यह 12वीं अनुसूची में उल्लेखित 18 विषय किस कार्य सौंपे गए हैं और इसमें शहरी स्थानीय निकायों के कार्यकाल में 5 वर्ष का कार्यकाल दिया गया है और कार्यकाल पूरा होने के 6 महीने के भीतर पुनः चुनाव कराना आवश्यक होता है। तो इसके संदर्भ में ये प्रमुख प्रावधान दिए गए हैं। अब आता है कि शहरों के लिए आईना डेस्क बोर्ड के 5 स्तंभों के बारे में, जो 5 व्यापक स्तंभों की चर्चा की गई है, जिसमें पहला स्तंभ आता है राजनीतिक व प्रशासनिक, दूसरा आता है वित्तीय, तीसरा आता है योजना निर्माण और चौथा आता है नागरिक केंद्रित गवर्नेंस और पांचवा आता है बुनियादी सेवाओं की आपूर्ति। तो इसके अंतर्गत डैशबोर्ड में आईना डैशबोर्ड के तहत 5 स्तंभों की व्याख्या की गई है। अब आती है हमारी नेक्स्ट सुर्खियां, जिसमें आता है आपराधिक कानूनों के सुधार से संबंधित विधेयकों पर रिपोर्ट के बारे में, कि गृह मंत्रालय ने संसदीय स्थानीय समिति ने आपराधिक कानूनों के सुधार से संबंधित 3 विधेयकों को रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसके अंतर्गत पहला आता है भारतीय दंड संहिता 1860 का ध्यान लेने वाली भारतीय न्याय संहिता 2023, दूसरा आता है भारत दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का स्थान लेने वाली भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और तीसरा आता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का स्थान लेने वाली भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023। बाद में इन विधेयकों की आगे की समीक्षा के लिए पीएससी को भेजा गया था और इन विधेयकों से निम्नलिखित उद्देश्य हैं। इस विधेयकों के उद्देश्य में पहला आता है कि अदालती में बड़ी संख्या में लंबित मामलों के निपटान में मदद करना, दूसरा आता है समय पर न्याय सुनिश्चित करना, तीसरा आता है अप्रासंगिक औपनिवेशिक कानूनों को हटाना, चौथा आता है न्यायोचित दोषसिद्धि की दरों में वृद्धि करना है। अब आता है कि विधेयकों पर प्रस्तुत रिपोर्ट के प्रमुख बिंदुओं पर नजर डालें तो इस मुख्य बदलाव और समिति में की गई सिफारिशों के बारे में देखते हैं। मुख्य बदलाव के बारे में जानें कि आईपीसी की धारा 377 को हटा दिया गया है और यह धारा प्रकृति के नियम के खिलाफ आपराधिक यौन संबंध से संबंधित है। फिर इसके अंतर्गत इसमें आखिर क्यों बदलाव, इसकी सिफारिश क्यों की गई थी? क्योंकि आईपीसी की धारा 377 को लैंगिक रूप से तटस्थ बनाकर आंशिक रूप से बरकरार रखा जाना चाहिए। फिर इसका नेक्स्ट बदलाव जो है, नेक्स्ट आता है कि उच्च न्यायालय ने व्याभिचारी से संबंधित आईपीसी की धारा 497 को निरस्त कर दिया गया है और इसमें व्याभिचारी को लैंगिक रूप से तटस्थ बनाकर इसे फिर से अपराध घोषित किया जाना चाहिए। फिर आता है इसमें कि आईपीसी के प्रावधानों के तहत अपराधियों को 6 प्रकार की सजाएं दी जाती हैं, जिसके अंतर्गत जैसे मृत्यु, आजीवन कारावास, संपत्ति की जब्ती, जुर्माना और सामुदायिक सेवाएं होती हैं और इसके अंतर्गत न्यायिक दंडाधिकारी को सजा के रूप में सामुदाय सेवा लागू करने में सक्षम बनाया जाना चाहिए। फिर आता है इसमें कि ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक रूप से एफआईआर दर्ज कराने की व्यवस्था करना और इसमें केवल राज्य निर्दिष्ट तरीकों के माध्यम से ही ऑनलाइन यानी एफआईआर दर्ज कराने की अनुमति दी जानी चाहिए। फिर आता है गिरफ्तारी के दौरान हथकड़ी का उपयोग करना चाहिए और इसमें आर्थिक अपराधों के अपराधियों के हेतु हथकड़ी के उपयोग को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड की स्वीकार्यता बढ़ाना चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड की उचित प्रबंधन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। तो इसके संदर्भ में प्रमुख प्रावधान रहे हैं। अब आता है हमारी नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें सांसदों और विधायकों के खिलाफ मामले के निपटान के संदर्भ में यह आया हुआ है। इसमें आता है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सांसदों और विधायकों के खिलाफ मामलों के शीघ्र निपटान की निगरानी के लिए उच्च न्यायालयों को दिशा निर्देश जारी किए हुए हैं, जिसमें पहला आता है इसके अंतर्गत कि कोर्ट ने ये दिशा निर्देश दिए हैं कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 से संबंधित एक याचिका की सुनवाई करते हुए जारी किए गए हैं, जिसमें उक्त नियम को धारा 8 के क्लॉज 3 में चुनौती दी गई है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 के क्लॉज 3 में कहा गया है कि कम से कम 2 साल की सजा वाले अपराधों के दोषी उम्मीदवारों को 6 वर्षों के लिए चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित करती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्देशों में निम्नलिखित दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उच्च न्यायालयों को सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित मामलों में शीघ्र निपटान के लिए स्वतः ही संज्ञान लेकर इन मामलों में दर्ज करने के निर्देश इन मामलों को इन डेसीग्रेटेड कोर्ट्स ऑफ एमपी या एमएलए शीर्षक के तहत किया जाना चाहिए। अब आता है कि ऐसे मामलों की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली विशेष पीठ के द्वारा की जाती है। फिर आता है पदनामिक न्यायालय द्वारा निम्नलिखित प्राथमिकता देगा, जिसके अंतर्गत पहला आता है कि सांसदों या विधायकों के खिलाफ मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा वाले आपराधिक मामले होंगे। दूसरा आता है कि 5 वर्ष या उससे अधिक का कारावास की सजा वाले आपराधिक मामले होंगे और तीसरा आता है अन्य मामलों में ट्रायल कोर्ट दुर्लभ और अपरिहार्य कारणों को छोड़कर अन्य किसी भी आधार पर मामलों का स्थगन नहीं करेगा। फिर आता है कि उच्च न्यायालय ने
संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करके ऐसे मामलों को प्रभावी निगरानी के लिए उपाय करने होंगे, और जिसमें अनुच्छेद 227 के क्लॉज 1 में कहा गया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय उन राज्य क्षेत्रों में जहां वह अपनी अधिकारिता का उपयोग करता है उसे सभी न्यायालयों और अधिकारियों में अधीक्षण करना होगा। अब आता है कि ऐसे मामले से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के अन्य निर्णय के बारे में देखते हैं, जिसमें पहला निर्णय दिया गया था कि लिली थॉमस बनाम भारत संघवाद 2013 में कहा गया था कि जिन विधायकों या सांसदों को किसी अपराध में कम से कम 2 साल की जेल की सजा हो गई है वे सदन के सदस्य नहीं रहेंगे। दूसरा एक आया था कि भारत संघ बनाम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म बार, जो कि 2002 में आया था, जिसमें कहा गया था कि मतदाताओं को चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त करने का मौलिक अधिकार है। और इसके अंतर्गत एक तीसरा आया था जिसमें 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राजनीतिक दलों को उनके दलों के लिए अपनी उम्मीदवारों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामले का विवरण अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करना अनिवार्य होगा। तो इसके संदर्भ में प्रमुख प्रावधान आए हुए थे जो कि कोर्ट के द्वारा इसके संदर्भ में कुछ निर्णय दिए गए थे। अब आता है इनेबलिंग कम्युनिकेशन ऑन रियल टाइम एनवायरमेंट के बारे में। यह भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा इनकोर मतलब इनेबलिंग कम्युनिकेशन ऑन रियल टाइम एनवायरमेंट के माध्यम से उम्मीदवारों और चुनावों से संबंधित संपूर्ण प्रबंधन के लिए एक इन हाउस सॉफ्टवेयर डिजाइन किया गया है। चलिए तो इस सॉफ्टवेयर के संदर्भ में जानते हैं कि यह एक एंड टू एंड यह सॉफ्टवेयर जो है वह एंड टू एंड एक एप्लीकेशन है। यह रिटर्निंग अधिकारियों को डाले गए वोटों को डिजिटल रूप देने, राउंड बॉल डेटा को सारणीकरण करने और फिर जनगणना की अलग अलग वैधानिक रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाएगी। इन टोर स्क्रूटनी के बारे में कि यह एक ECI का एक एप्लीकेशन होता है जिसमें रिटर्निंग अधिकारियों को उम्मीदवारों द्वारा ऑनलाइन दाखिल किए गए और नामांकन की जांच करने में सक्षम बनाता है। एनकोर नोडल ऐप के माध्यम से जाने कि यह अग्निशमन, शिक्षा, पुलिस, पर्यावरण जैसे विभाग राजनीतिक दलों उम्मीदवारों को रैलियां या रोड शो आयोजित करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र देते हैं। अब आता है कि फिल्म पायरेसी को रोकने के संदर्भ में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने एक संस्थागत तंत्र की स्थापना की हुई है। इसके तहत पायरेसी के खिलाफ शिकायतें प्राप्त करने के लिए केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने नोडल अधिकारी नियुक्त किए हुए हैं। इसके तहत सिनेमेटोग्राफी अधिनियम 2023 का एक तंत्र स्थापित किया गया है। इसमें मूल कॉपीराइट धारक या उसके द्वारा अधिकृत कोई भी व्यक्ति कंटेंट की पायरेसी के मामले में शिकायत दर्ज करा सकता है। यह गैर अधिकृत व्यक्तियों की शिकायतों के लिए अधिकारी शिकायत की वास्तविकता की जांच करेगा और इसके लिए वह हर मामले में अलग अलग सुनवाई कर सकता है। अधिकारियों के निर्देश के बाद मध्यवर्ती 48 घंटे की अवधि के भीतर ऐसे सभी इंटरनेट लिंक्स हटाने होंगे जहां पायरेटेड कंटेंट होस्ट किया जा रहा है। मध्यवर्ती डिजिटल प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो अधिकारी के निर्देश के मध्यवर्तियों को 48 घंटे की अवधि के भीतर ऐसे इंटरनेट लिंक हटाने होंगे जहां पायरेटेड कंटेंट होस्ट किया जा रहा है। पायरेसी एक अंकुश लगाने के लिए सिनेमेटोग्राफ संशोधन अधिनियम 2023 को पारित किया गया है, जिसके तहत सिनेमेटोग्राफ अधिनियम 1952 में संशोधन किए गए। यह मसौदा कानूनों का समर्थन करने जैसे कॉपीराइट अधिनियम 1957 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2002 के अंतर्गत आता है। अब आता है कि इंटरनेट के प्रसार में फिल्मों और अन्य संबंधित कंटेंट की चोरी बढ़ गई है, जिसमें अनधिकृत नकल तैयार की जाती है। उसमें फिल्म उद्योग को हर साल 20,000 करोड़ का नुकसान होता है। अब जानते हैं कि सिनेमेटोग्राफ में क्या संशोधन अधिनियम 2023 में क्या प्रावधान किए गए हैं, जिसमें पहला किया गया है कि यह अधिनियम फिल्मों की अनधिकृत रिकॉर्डिंग और दृश्य दिखाने पर रोक लगाता है, और दूसरा आता है कि अपराध के लिए सजा का जुर्माने का प्रावधान किया गया है। तो यह सिनेमेटोग्राफ के संदर्भ में यहाँ पर यह टॉपिक फिनिश होता है, मतलब कि राज्य व्यवस्था एवं शासन के संदर्भ में टॉपिक फिनिश होता है। अब आता है हमारा नेक्स्ट मेजर टॉपिक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में जानने के पहले सबसे पहले इसका मेजर टॉपिक देख लेते हैं कि इसमें क्या है। टॉपिक में आता है कि भारत यूनाइटेड किंगडम संबंध के बारे में। हाल ही में नई दिल्ली में भारत यूनाइटेड किंगडम 2+2 विदेश एवं रक्षा वार्ता आयोजित किया गया। इससे संबंधित तथ्यों के बारे में देखा जाए तो यह 2+2 वार्ता एक मंत्री स्तरीय बैठक है, जिसे आमतौर पर भागीदार देशों के विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री शामिल होते हैं, और भारत और यूनाइटेड किंगडम ने भी व्यापक रणनीतिक साझेदारी के रूप में सभी पहलुओं पर चर्चा और समीक्षा करने के लिए 2+2 वार्ता तंत्र को अपनाया हुआ है। हाल ही में संपन्न इन वार्ता में दोनों पक्षों ने अनेक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर चर्चा की है, जिसमें व्यापार एवं निवेश, रक्षा, महत्वपूर्ण एवं उभरती प्रौद्योगिकियों, हिंद प्रशांत क्षेत्र जैसे विशेष विषय इसमें
शामिल किए गए हैं। अब आता है भारत और यूनाइटेड संबंधों के बारे में जानते हैं, जिसके अंतर्गत पहला आता है कि सामरिक साझा हित के संदर्भ में कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता दोनों देशों के हितों के लिए चिंता का मुख्य विषय रहा है। दूसरा आता है कि 2021 में दोनों देशों ने इंडिया यूनाइटेड किंगडम रोड मैप 2023 रूपरेखा तैयार करते हुए एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए हुए। इंडिया यूनाइटेड किंगडम रोड मैप 2030 स्वास्थ्य, जलवायु, व्यापार, शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा रक्षा क्षेत्र में दोनों देशों के संबंधों के लिए एक फ्रेमवर्क उपलब्ध करवाता है। इसमें निवेश एवं व्यापार संबंध में देखा जाए तो दोनों देशों में वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान 36.3 बिलियन पाउंड का व्यापार किया गया है, जिसमें व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में रहा। उन्नत व्यापार साझेदारी के तहत भारत और यूनाइटेड किंगडम का लक्ष्य द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक दुगना करना है और इसके अलावा दोनों देशों में मुक्त व्यापार समझौते पर भी वार्ता शुरू की गई है। इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस ब्रिज की घोषणा की गई है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन के समर्थन में विशेषज्ञता और निवेश का लाभ उठाना होता है। अब आता है कि रक्षा के बारे में कि इसमें भारत और यूनाइटेड किंगडम ने 2015 में रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा साझेदारी पर हस्ताक्षर किए गए हैं और इस साझेदारी का उद्देश्य दोनों देशों के बीच विकसित हो रहे रक्षा संबंधों का एक रणनीतिक रोडमैप एवं दिशा प्रदान करना है। भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच कई संयुक्त सैन्य अभ्यास किए गए हैं, जिसमें अजय वॉरियर थल सेना, कोंकण अभ्यास नौसेना, कोबरा वॉरियर बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास आदि का आयोजन किया जाता है। फिर आता है जलवायु और परिवर्तन के संदर्भ में कि इंडिया यूनाइटेड किंगडम ग्रीन ग्रोथ एक्टिविटी फंड के माध्यम से भारत में नवीनीकरण ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी जैसे क्षेत्रों में संस्थागत निवेश जुटाया गया है। इसके अलावा दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, आपदा प्रतिरोध अवसंरचना के लिए गठबंधन भी सहयोग करते हैं। शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार के संदर्भ में दोनों देशों ने 2022 में शैक्षणिक योग्यताओं की पारंपरिक मान्यता का एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, जिसके अंतर्गत यूनाइटेड किंगडम इंडिया एजुकेशन एंड रिसर्च इनिशिएटिव ने यह पहल शैक्षणिक संबंधों को विकसित करने की सुविधा प्रदान करती है। यूनाइटेड किंगडम रिसर्च एंड इनोवेशन इंडिया ने भारत में अनुसंधान और नवाचार क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विज्ञान एवं नवाचार परिषद यह दोनों देशों में आपस में किए जा रहे वैज्ञानिकों के सहयोग की समीक्षा करने वाली एक शीर्ष संस्था है और लोगों के बीच संबंधों के बीच देखा जाए तो इसमें भारतीय प्रवासी यूनाइटेड किंगडम कुल आबादी 3.1% है और यह भारत यूनाइटेड किंगडम दोनों देशों के बीच कामकाजी पेशेवरों की आसान आवाजाही के लिए प्रवसन गतिशीलता समझौते पर हस्ताक्षर किए हुए। अब आता है कि भारत और यूनाइटेड किंगडम संबंधों में क्या चुनौतियां हैं। इसके अंतर्गत में पहली चुनौती आती है सीमित रक्षा सहयोग का होना कि उदाहरण के लिए DISP पर हस्ताक्षर होने के बावजूद भी भारत के रक्षा बाजार में यूनाइटेड किंगडम की हिस्सेदारी लगभग 2% रही है। राज्य प्रायोजित आतंकवाद पर यूनाइटेड किंगडम का रुख रहा है, जिसमें यूनाइटेड किंगडम में शुरू की गई पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद पर कठोर रुख अपनाया है। इस रुख में द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति में बाधा उत्पन्न होती है। चीन के प्रति नीतियों में इसमें यूनाइटेड किंगडम ने विशेषकर दक्षिण चीन सागर में चीन की एक खतरे के रूप में माना है, परंतु ब्रेग्जिट के बाद वह चीन को अपनी आर्थिक नीति का आधार बनाने का प्रयास कर रहा है। आप्रवासन नीतियों के संदर्भ में देखा जाए तो विशेष रूप से भारतीय छात्रों और व्यवसायियों से संबंधित यूनाइटेड किंगडम की जटिल वीजा और आप्रवासन नीतियां विवाद का विषय रही और आर्थिक और व्यापार संबंधी बाधाओं के संदर्भ में देखा जाए तो यह आज़ादी के बाद लंबे समय तक जहां भारत में आत्मनिर्भरता और सार्वजनिक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया है, वहीं इस दौर में यूनाइटेड किंगडम एक गतिशील बाजार अर्थव्यवस्था बन चुका है। प्राथमिकताओं की इस असमानता ने दोनों देशों में व्यापक आर्थिक सहयोग पर भी रोक लगा दी है। इसके संदर्भ में आता है। अब आता है इसके संदर्भ में सबसे पहले तो जान लेते हैं कि इसके मुक्त व्यापार समझौते के आखिर क्या लाभ हैं। इसके संदर्भ में देखा जाए तो पहला लाभ आता है कि सामाजिक सुरक्षा समझौते का होना। सामाजिक सुरक्षा समझौते के लागू होने से वीजा प्रक्रिया अधिक किफायती होती है और इससे बड़ी तादाद में भारतीय पेशेवर अल्पकालिक परियोजनाओं का कार्य कर सकेंगे। फिर दूसरा आता है वस्त्र, फर्नीचर, इलेक्ट्रिक और सामान्य औद्योगिक मशीनरी जैसे उत्पादों पर निर्यात में वृद्धि होगी। फिर इसके बाद तीसरा आता है कि चमड़ा, वस्त्र, आभूषण जैसे श्रम प्रधान क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा। ब्रिटिश कंपनियों द्वारा भारत में प्लांट लगाना, विनिर्माण कार्य करना, निर्यात करना काफ़ी आसान हो जाता है। इससे चीन को प्रतिसंतुलित करने में मदद मिलेगी। सीमा शुल्क प्रक्रिया में छूट देने में निवेश को बढ़ावा मिलेगा। भारतीय स्टूडेंट को अस्थायी वर्क वीजा मिलने पर उनका UK जाना आसान हो जाएगा आदि इसके संदर्भ में इसके प्रमुख मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ में प्रमुख प्रावधान है। अब आता है इसके संदर्भ में कि FTA को अंतिम रूप देने के लिए इसके समक्ष क्या बाधाएं आती हैं। पहला तो आता है उत्पत्ति के नियम के संदर्भ में। उत्पत्ति के नियम से संबंधित मुद्दों में देखा जाए तो उधार
रूल ऑफ ओरिजिन नियमों को अपनाने से यूरोपीय संघ के उत्पादों को गलत तरीके से यूनाइटेड किंगडम के उत्पादों के रूप में दिखाया गया है, जिसमें तरजीही शुल्क का लाभ उठाकर भारत में निर्यात किया जाएगा। फिर दूसरा आता है द्विपक्षीय निवेश संधि की गई है, जिसमें भारत में बीआईटी के लिए जो नया मॉडल तैयार किया है वह अनिवार्य किया गया और कंपनियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के लिए जाने से पहले स्थानीय उपायों के मामले में निपटारा होगा, जिससे दोनों देशों के बीच बीआईटी के मार्ग में बाधक माना जा रहा है। फिर आता है बौद्धिक संपदा अधिकार के संदर्भ में कि यूनाइटेड किंगडम आईपीआर और मजबूत बनाने के लिए डब्ल्यूटीओ के ट्रिप्स समझौते के तरह अन्य उपायों को अपनाने की वकालत कर रहा है, और दूसरी ओर भारत ने ट्रिप्स समझौते के दायरे में बाहर जाने का भी विरोध किया हुआ है। सरकारी खरीद के बारे में कि सरकारी खरीद का मुद्दा कि यूनाइटेड किंगडम भारत के सरकारी खरीद बाजार में भागीदार चाहता है तथा इसके विपरीत भारतीय कंपनियां यूनाइटेड किंगडम के सरकारी खरीद के बाजार को अत्यधिक प्रतिस्पर्धी और प्रतिबंधात्मक बनाती हैं। फिर कुछ शुल्क से जुड़े मुद्दे के बारे में देखा जाए तो यूनाइटेड किंगडम स्कॉच, विस्की, ऑटोमोबाइल, लैब मीट, प्रसंस्कृत चांदी, तांबा, चॉकलेट, कुछ कन्फेक्शनरी उत्पादों आदि पर आयात शुल्क में पर्याप्त कटौती की मांग कर रहा है। इसके संदर्भ में आता है। अब आता है कि इसमें कुछ प्रावधान दिए गए हैं, जिसके प्रावधान के अंतर्गत आगे की राह को देखते हैं कि इसमें क्या क्या सुझाव होंगे जिससे इस प्रक्रिया को और मजबूत किया जा सकता है। कि एफटीओ को जल्दी से अंतिम रूप देना, साझा हितों में सहयोग होना, सुरक्षा होना, रक्षा उत्पादन होना और लोगों के बीच संपर्क होना। निष्कर्ष के तौर पर देखा जाए तो इसमें भारत उभरती वैश्विक व्यवस्था में अपने लिए एक अग्रणी शक्ति के रूप में एक नई भूमिका बनाना चाहता है। यूनाइटेड किंगडम ब्रेग्जिट के बाद अपने लिए एक नया रणनीतिक दृष्टिकोण तैयार कर रहा है और इस प्रकार भारत यूनाइटेड किंगडम संबंधों के मध्य महत्वपूर्ण समय है और इसका लाभ उठाते हुए भारत यूनाइटेड किंगडम को अपने संबंधों को घनिष्ठ करने और आगे बढ़ाने का जरूरत होती है। अब आता है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी के बारे में। हाल ही में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फॉर प्रॉस्पेरिटी की तीसरी मंत्री स्तरीय बैठक अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में आयोजित की गई है। इससे संबंधित तथ्यों के संदर्भ में देखा जाए तो बैठक के दौरान IPEF मतलब इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के स्तंभ 3 में स्वच्छ अर्थव्यवस्था और स्तंभ 4 में निष्पक्ष अर्थव्यवस्था के तहत वार्ता संपन्न हुई है। इसके अतिरिक्त मंत्रियों ने स्तंभ 2 के तहत निर्धारित आपूर्ति श्रृंखला लचीलेपन से संबंधित IPEF समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और इस समझौते में निम्नलिखित की स्थापना की परिकल्पना की गई है, जिसमें IPEF आपूर्ति श्रृंखला परिषद की स्थापना, हिंद प्रशांत क्षेत्र में आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े मुद्दों पर सहयोग की देखरेख की जाएगी, आपूर्ति श्रृंखला से संकट प्रतिक्रिया नेटवर्क स्थापित किया जाएगा, जिससे बाधाओं से निपटने के लिए तैयारी करने और प्रतिक्रिया देने में मदद हेतु स्थापित किया जाएगा। IPEF श्रम अधिकार सलाहकार बोर्ड है, जिसका कार्य IPEF आपूर्ति श्रृंखलाओं के श्रम अधिकारों से संबंधित चिंताओं की पहचान करना और सिफारिशें देना होता है। फिर आता है कि इसके IPEF के बारे में कि IPEF आखिर होता क्या है। IPEF को मई 2022 में टोक्यो में लॉन्च किया गया था। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका, हिंद प्रशांत क्षेत्र के अन्य भागीदार देशों ने संयुक्त रूप से लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में समृद्धि, शांति और समृद्धि को आगे बढ़ाने के लक्ष्यों के साथ साझेदार देशों के बीच आर्थिक जुड़ाव को मजबूत करना है। इसमें सदस्य देश में 14 भागीदार देश हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, फिजी, भारत, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया, गणराज्य मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम और संयुक्त राज्य अमेरिका आते हैं। IPEF के भागीदार देशों की वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में 40% और वैश्विक वस्तु एवं सेवा व्यापार में 28% की हिस्सेदारी होती है। मॉड्यूल के इस फ्रेमवर्क को 4 स्तंभों के रूप में देखा जाता है, जिसके अंतर्गत 4 स्तंभ आते हैं, जिसमें व्यापार, आपूर्ति श्रृंखला, स्वच्छ अर्थव्यवस्था, निष्पक्ष अर्थव्यवस्था होती है, जिसमें भारत IPEF के 3 स्तंभों में से शामिल हो गया है, जिसमें व्यापार स्तंभ से बाहर कर दिया गया है। नेतृत्व प्रदाता एजेंसी के रूप में देखा जाए तो US ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव व्यापार स्तंभ के लिए नेतृत्व प्रदाता एजेंसी है, जबकि वाणिज्य विभाग अन्य 3 स्तंभों का नेतृत्व करती है। पारंपरिक व्यापार समझौते बनाम IPEF के बारे में कि पारंपरिक व्यापार समझौते या मुक्त व्यापार समझौते के विपरीत IPEF के तहत प्रशुल्क या बाजार पहुंच पर वार्ता नहीं की जाएगी। FTA के हर विषय पर एक ही तंत्र को अधीन चर्चा की जाएगी और इसके विपरीत IPEF के तहत वार्ताएं 4 मॉड्यूल के अधीन एक दूसरे के स्वतंत्र और अलग रहती हैं। इसके अंतर्गत देशों में एक मॉड्यूल के सभी घटकों को सहमत होना चाहिए, जिसमें प्रत्येक मॉड्यूल में हिस्सा लेने की जरूरत नहीं होती है। IPEF केवल सदस्य देशों के बीच विनियामकी सामंजस्य बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता है। इसके संदर्भ में आता है। अब आता है आर्थिक फ्रेमवर्क के जो 4 स्तंभ हैं उनके बारे में डिटेल जानते हैं। इसमें पहला आता है जुड़ी हुई
अर्थव्यवस्था के बारे में। जुड़ी हुई अर्थव्यवस्था के संदर्भ में देखा जाए तो जुड़ी हुई पहला आता है कि इसमें डिजिटल अर्थव्यवस्था को उच्च मानकों में अपनाना, जिससे सीमा पार डिजिटल डेटा प्रवाह और डेटा स्थानीयकरण से संबंधित मानक शामिल होते हैं। कठोर श्रम और पर्यावरण मानकों के साथ साथ कॉरपोरेट जवाबदेही संबंधी प्रावधान को लागू करना। मजबूत एवं लचीली अर्थव्यवस्था का होना, जिसमें अर्थव्यवस्था को अधिक मजबूत और लचीला बनाने हेतु ऐसी आपूर्ति श्रृंखलाओं का विकास करना होगा जिस पर अचानक पड़ने वाले किसी आघात या महंगाई पर असर न हो, और एक अग्रिम चेतावनी प्रणाली स्थापित करना जिसमें महत्वपूर्ण खनिजों को आपूर्ति श्रृंखला की पहचान करना और प्रमुख क्षेत्रों की ट्रेसेबिलिटी में सुधार करना और विविधीकरण प्रयासों में समन्वय लाना है। फिर आता है पारदर्शी अर्थव्यवस्था का होना कि स्वच्छ ऊर्जा, विकार्बनीकरण और अच्छे वेतन वाले नौकरियों को बढ़ावा देने वाली अवसंरचनाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए और कुछ ऐसे ठोस लक्ष्यों को अपनाना जो जलवायु परिवर्तन के संकट से निपटने के प्रयासों को गति प्रदान करता है। साथ ही ये लक्ष्य नवीनीकरण ऊर्जा, वायुमंडल में CO2 को कम करने, ऊर्जा दक्षता मानकों को अपनाने और मीथेन उत्सर्जन से निपटने के जैसे क्षेत्रों के प्रयासों का भी समर्थन करता है। निष्पक्ष अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मौजूदा बहुपक्षीय दायित्वों के अनुरूप रूप प्रभावी कर व्यवस्था और मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी या रिश्वत विरोधी व्यवस्थाओं को अपनाना और उन्हें लागू करना है। साथ ही ऐसी व्यवस्थाएं लागू करना जो भ्रष्टाचार में कमी लाए और निष्पक्ष कराधान सुनिश्चित करे। इसके संदर्भ में प्रमुख प्रावधान होते हैं। अब आता है IPEF के महत्व के बारे में। इसमें पहला महत्व आता है कि इससे आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए वाणिज्यों के नए नियमों को अपनाने में मदद मिलेगी। दूसरा आता है कि एक मुक्त और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का निर्माण होगा। तीसरा आता है कि आपूर्ति श्रृंखला में अधिक मजबूती और लचीला बनाए रखेगा। चौथा आता है कि ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से अमेरिका के बाहर निकलने के बाद इस क्षेत्र में अमेरिका के प्रभाव को पुनः स्थापित किया जाएगा। पांचवा आता है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन का विकल्प तैयार करने में मदद करेगा और इसके चलते नेक्स्ट आता है कि इसके चलते वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में बेहतर तरीके से एकीकृत होने की भारत में मदद मिलेगी। तो इसके संदर्भ में IPEF के प्रमुख महत्व हैं। अब आता है आगे की राय में देखा जाए तो IPEF को विश्वसनीयता को मजबूत करना चाहिए, जिसमें ऐसे विश्वसनीय विकल्प के रूप में विकसित करने का प्रयास किया गया है जो क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों और निवेश के लिए ठोस प्रावधान लाभ प्रदान करते हों। दूसरा आता है भागीदारी को प्रोत्साहित करना, बाध्यकारी नियम सुनिश्चित करना, IPEF की सदस्यता का विस्तार करना, चीन के प्रति संतुलित दृष्टिकोण होना इसके संदर्भ में आता है। अब आता है हमारा नेक्स्ट संक्षिप्त में सुर्खियों के बारे में। संक्षिप्त सुर्खियों के बारे में पहली सुर्खी आती है हिंद प्रशांत क्षेत्र ये विवाद के बारे में। हिंद प्रशांत क्षेत्र ये विवाद का यह दूसरे 23 का नई दिल्ली में यह संस्करण संपन्न हुआ। IPRD भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित शीर्ष स्तरीय क्षेत्रीय सामरिक संवाद कार्यक्रम है जो प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। IBRD की थीम थी कि हिंद प्रशांत क्षेत्र समुद्री व्यापार कनेक्टिविटी पर भू राजनीतिक प्रभाव होना, जिसका आयोजन नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन नई दिल्ली में भारतीय नौसेना और नॉलेज पार्टनर के रूप में किया गया है। IBRD का लक्ष्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में अलग अलग समुद्री सामरिक गतिविधियों, क्षेत्रीय अवसरों और चुनौतियों की समीक्षा करना है। साथ ही क्षेत्र के मुख्य हितधारकों के बीच चुनौतियों के समाधान और संवाद को बढ़ावा देना भी इसका एक उद्देश्य रहा है। अब आता है हमारा नेक्स्ट आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस के बारे में। 10वीं आसियान डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग प्लस जकार्ता में इंडोनेशिया में आयोजित की गई है। यह मीटिंग 2010 में स्थापित किया गया। यह आसियान और इसके 8 डायलॉग पार्टनर्स के लिए एक मंच है जिसमें प्लस देशों में ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका आदि देश शामिल होता है। ADMM आसियान में सर्वोच्च रक्षा सलाहकार और सहयोगी तंत्र है जिसका उद्देश्य शांति और स्थिरता को सुरक्षा एवं सहयोग मजबूती प्रदान करना होता है। अब आता है कि भारत ने काउंटर टेररिज्म की विशेषज्ञता पर कार्य समूह की सह अध्यक्षता का प्रस्ताव दिया है जिसका ADMM ने प्लस ने समर्थन किया हुआ है। ADMM प्लस के फोकस क्षेत्रों में से एक है। भारत में क्षेत्र की समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने के लिए ADMM प्लस के साथ परिणाम केंद्रित सहयोग के प्रति प्रतिबद्धता जताई गई है, जिसमें समुद्री सुरक्षा से संबंधित भारत की भूमिका के बारे में देखा जाए तो पहला आता है नियम आधारित व्यवस्था का होना कि भारत में इसे समुद्री कानून की संयुक्त अभिसमय में 1982 में कार्यान्वयन के जरिए सुनिश्चित किया है और यह व्यवस्था नौ परिवहन की स्वतंत्रता, निर्बाध वैध व्यापार आदि को सुनिश्चित करती है। भारत शांति और स्थिरता के लिए वार्ता या कूटनीति पर जोर देती है, जिसमें भारत का मानना है कि भारत युद्ध का युग नहीं है। भारत नियमित निगरानी के माध्यम से समुद्री मार्गों, चोक पॉइंट जैसे मलक्का जल मरुमध्य को सुरक्षित रखता है। क्षमता निर्माण जिसमें सैन्य अभ्यास, सुरक्षा सहयोग आदि शामिल होते हैं, जिसमें सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास, रक्षा सहयोग, फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल आपूर्ति के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
ADMM प्लस के मुख्य फोकस क्षेत्रों में देखा जाए तो इसमें समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद से निपटना, मानवीय सहायता और आतंकवाद, शांति स्थापना अभियान, सैन्य चिकित्सा, ह्यूमैनिटेरियन माइन एक्शन और साइबर सुरक्षा इसके अंतर्गत शामिल होती है। अब आता है हमारी नेक्स्ट भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता के बारे में कि दूसरी मंत्री स्तरीय वार्ता नई दिल्ली में संपन्न हुई। हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री ने अपनी ऑस्ट्रेलियाई समकक्षों के साथ इस बैठक की सही अध्यक्षता की। बैठक में हिंद प्रशांत क्षेत्रों के लिए मजबूत भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा साझेदारी के महत्व को रेखांकित किया हुआ है। साथ ही दोनों देशों ने सूचना के आदान प्रदान में, रक्षा अनुसंधान आदि में सहयोग को बढ़ावा देने पर आह्वान किया है। और इसके रणनीतिक भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रणनीतिक समन्वय को देखा जाए तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में दोनों देशों में दोनों लोकतांत्रिक देश में बहुलवादी समाज और बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश हैं। इसमें दोनों देशों में हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए एक साझा दृष्टिकोण रखते हुए इसके तहत इस क्षेत्र में स्वतंत्र, खुली, समावेशी और लचीली नियम आधारित व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास करते हैं, जिसमें पहला आता है कि ऑस्ट्रेलिया इंडिया इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव पार्टनरशिप हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग को आकार देने में मदद करता है। ऑस्ट्रेलिया भारत जापान में सप्लाई चेन रिजिलेंस इनिशिएटिव की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य इस क्षेत्र में आपूर्ति श्रृंखला में विविधता लाना है। चीन की बढ़ती आक्रामकता से निपटना दोनों देशों को साझा हित है तथा ये दोनों देश जापान और अमेरिका के साथ स्क्वाड में शामिल हैं तथा द्विपक्षीय रणनीतिक समझौते 2020 में व्यापक रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा दिया गया। अब आता है मुख्य रक्षा सहयोग के बारे में कि मिलिट्री लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट, जो कि एक बेहतर लॉजिस्टिक सहयोग की सुविधा प्रदान करता है। इसमें डिफेंस साइंस टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट अरेंजमेंट होता है, जो दोनों देशों में रक्षा अनुसंधान संगठनों के बीच वार्ता को सुगम बनाता है। इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर में इंडियन ओशन रीजन लाइजन ऑफिसर में इसमें समुद्री स्थिति जागरूकता को बढ़ाने का कार्य भी करता है। अब आता है कि संयुक्त अभ्यास के बारे में, जिसके अंतर्गत पहला अभ्यास आता है ऑर्डिनेंस, जो कि मालाबार ऑस्ट्रो हिंद पिच ब्लेड इसके अंतर्गत एक प्रमुख संयुक्त सैन्य अभ्यास है। फिर आता है सहयोग के अन्य क्षेत्रों में साइबर सुरक्षा या समुद्री व्यापार सुरक्षा आदि का होना है। अब आता है भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता के बारे में, जिसमें 5वीं भारत संयुक्त राज्य अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता दिल्ली में संपन्न हुई। इस 2+2 वार्ता में दोनों देशों में विदेश और रक्षा मंत्रियों ने हिस्सा लिया। साथ ही सामरिक और सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर चर्चा की गई। भारत ने ऑस्ट्रेलिया और जापान और यूनाइटेड किंगडम रूस के साथ भी मंत्री स्तरीय वार्ता का यह तंत्र अपनाया हुआ है। और वार्ता के कुछ महत्वपूर्ण आउटकम के बारे में देखा जाए तो जिसमें पहला आता है रक्षा के संदर्भ में कि दोनों पक्ष रक्षा प्रौद्योगिकी सहयोग के हिस्से के रूप में इन्फेंट्री कॉम्बैक्ट वाहनों का सह उत्पादन करेंगे। दोनों पक्ष आपूर्ति व्यवस्था की सुरक्षा को अंतिम रूप की देने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें सिक्योरिटी फोर्स सप्लाई अरेंजमेंट की आपूर्ति श्रृंखला में लचीलेपन को बेहतर करते हुए दोनों देशों में और रक्षा औद्योगिक इकोसिस्टम को और एकीकृत करेगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी साझेदारी के संदर्भ में संयुक्त राज्य अमेरिका भारत महत्वपूर्ण उभरती प्रौद्योगिकियों की पहल की समीक्षा भी करता है। ICET का लक्ष्य कंपनियों और शैक्षणिक संस्थानों के बीच रणनीतिक तकनीकी साझेदारी को मजबूत एवं व्यापक बनाना है। इसका व्यापार इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी की प्रगति को सराहना की गई है, जिसमें IPF के 4 स्तंभ हैं, जिसमें व्यापार, आपूर्ति श्रृंखला, स्वच्छ अर्थव्यवस्था और निष्पक्ष अर्थव्यवस्था इसके अंतर्गत आती है। यहाँ पर इसके 3 स्तंभों को भी इस 3 स्तंभों में भारत शामिल है, जिसमें व्यापार स्तंभ से भारत को अलग कर दिया गया है। बहुपक्षीय कूटनीति और कनेक्टिविटी के संदर्भ में दोनों देशों ने स्वतंत्र, खुले, समावेशी और लचीले हिंद प्रशांत क्षेत्र में महत्व की पुष्टि की है। साथ ही यह भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे के लाभों को दोहराया गया। इसके अंतर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका ने अमेरिका के कैंसर मूनशॉट कार्यक्रम के तहत सहयोग की सुधार में उल्लेख किया गया है, इसके संदर्भ में आता है। अब आता है भारत अमेरिका संबंधों के मुख्य पहलुओं के बारे में देखा जाए तो इसमें पहला आता है इसमें कि अमेरिका भारत के सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है। अमेरिका भारत को रक्षा उपकरणों, हथियारों की आपूर्ति करने वाला तीसरा बड़ा देश है। साथ ही इसमें भारत को एक प्रमुख रक्षा भागीदार के रूप में मान्यता दी गई है और दोनों पक्षों ने 2020 में संपन्न बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट जैसे रक्षा सहयोग संधियों पर हस्ताक्षर किए हुए। हाल ही में भारत अमेरिका के नेतृत्व वाली खनिज सुरक्षा साझेदारी में शामिल हुआ है, जिसका उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति सुनिश्चित करना है। अब आता है वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के बारे में कि भारत ने दूसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी की है। यह सम्मेलन की अधिक समावेशी, प्रतिनिधित्व वाली और प्रगतिशील विश्व व्यवस्था की दिशा में हुई प्रगति जारी करने के उपायों पर केंद्रित है। भारत के प्रधानमंत्री के सम्मेलन के दौरान दक्षिण का भी उद्घाटन किया गया। यह ग्लोबल साउथ के दोनों देशों में ग्लोबल साउथ सेंटर फॉर एक्सीलेंस है।
भारत के प्रधानमंत्री ने ग्लोबल साउथ के लिए 5C का भी सुझाव दिया है, जिसमें आता है परामर्श, संचार, रचनात्मकता और क्षमता निर्माण इसके संदर्भ में आता है। कंसल्टेंस, कोऑपरेशन, कम्युनिटी, क्रिएटिविटी एंड कैपेबिलिटी बिल्डिंग इसके अंतर्गत आता है। फिर आता है इसके पहले जनवरी 2023 में भारत ने प्रथम वाइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी की हुई है, जिसमें ग्लोबल साउथ के 125 देशों ने भाग में लिया है। इस सम्मेलन की थीम में यूनिटी ऑफ वॉइस, यूनिटी फॉर पर्पल्स इसमें शामिल होते हैं। ग्लोबल साउथ की शब्दावली का आशय ऐसे देशों से होता है जिन्हें अक्सर विकासशील, अल्पविकसित या अविकसित देशों के रूप में संबोधित किया जाता है। ग्लोबल साउथ की अवधारणा को 1980 की ब्रेंट लाइन से जोड़ा जाता है, जिसमें दक्षिण सहयोग की आवश्यकता क्यों है। इसके संदर्भ में देखा जाए तो इसमें अलग अलग क्षेत्रों या देशों में जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक चुनौतियों का असमान प्रभाव से निपटने के लिए सहयोग की जरूरत है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने जैसी बहुपक्षीय वैश्विक संगठनों का प्रतिनिधित्व प्रणाली में सुधार के लिए सहयोग आवश्यक है। खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आपसी सहयोग सहायक सिद्ध होते हैं। सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपसी सहयोग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दक्षिण सहयोग के लिए भारत द्वारा की गई पहलों में पहला आता है कि भारत की पहल पर अफ्रीकी संघ को G20 समूह का सदस्य बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, वैश्विक जैव संगठन और आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन जैसी पहलें शुरू की गई हैं। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महर्षि पहल शुरू की गई और महर्षि से आशय माइलेट्स एंड अदर एंशिएंट ग्रैंड इंटरनेशनल रिसर्च इनिशिएटिव होता है। G20 के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रेमवर्क में यह लॉन्च किया गया है। अब आता है कि भारत ने ग्लोबल साउथ के देशों के लिए मौसम और जलवायु परिवीक्षण हेतु उपग्रह सेवा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, जिसमें यह ग्लोबल साउथ के बारे में इसमें दिखाया गया है कि ये ग्लोबल साउथ है और यहाँ पर ग्लोबल नॉर्थ को दिखाया गया है। यहाँ पर यह टॉपिक फिनिश होता है, जिसमें यह हमारा इस श्रृंखला के अंतर्गत पार्ट फर्स्ट रहेगा, जिसमें पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत हमने पॉलिटी एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के टॉपिक को फिनिश किया हुआ है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, जो कि हमारा पार्ट सेकंड रहेगा। और भी इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।